मेरे भाई ने देखा कि मैं 18 साल का हो गया हूं और अब भी वर्जिन हूं, तो उसने चुपके से मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। मुझे फुल टल्ली करने के बाद उसने मुझे किसी बीमार और अमीर लड़की के बेड पर फेंक दिया। नशे की वजह से मुझे उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिखा। बस एक खतरनाक सी आवाज मेरे कान में आई, बी अ गुड बॉय, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत टाइम से चाहती थी। पूरी रात जबरदस्त सीन चला। जब मैं सोकर उठा और उस रात के बारे में सोच ही रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। मैं थोड़ा चिढ़ा हुआ था। अगर कुछ कहना है तो जल्दी बोलो, इस यंग मास्टर की नींद खराब मत करो। दूसरी तरफ से मेरा बेस्ट फ्रेंड लिन फैंग चिल्लाया, यंग मास्टर जियांग, तुम्हें अपने भाइयों की कोई इज्जत नहीं है। कल रात हम पार्टी कर रहे थे और तुम बिना बताए खिसक गए। उस वेलकम बैक पार्टी का क्या हुआ जिसका वादा किया था? विदेश से क्या आए, अब दोस्तों को भाव नहीं दे रहे? क्या मैं वैसा बंदा हूं? बोलते बोलते मैं बेड पर पलटा और अचानक जम गया। कुछ गड़बड़ है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? होश में आते ही मैंने कंबल उठाकर नीचे देखा। झटके से बेड पर उठ बैठा और उस अनजान कमरे को देखने लगा। होटल? मैं होटल में क्यों हूं? हम तो बार में थे ना। भाई, वॉट लग गई? मैं इतना नशे में था कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। बस इतना याद है कि दोस्तों ने जबरदस्ती पार्टी में बुलाया। मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली और फिर बाथरूम गया था। अब सोकर उठा तो देखा कि मैं पूरी तरह साफ हो चुका हूं। मैंने गुस्से में अपने बाल नोचे और गाली दी। डैम इट! इस यंग मास्टर के साथ खेल हो गया। लिन फैंग हैरान रह गया। यंग मास्टर जियांग, तुम घर नहीं गए? तुम हो कहां? मुझे क्या पता मैं कहां हूं? मैं लोकेशन भेज रहा हूं, खुद देख लो। और सुन, मेरे लिए कपड़ों का एक सेट लेकर जल्दी आ। मैंने फोन काट दिया। जैसे ही बेड से उठने के लिए कंबल हटाया, मेरी नजर चादर पर पड़े एक लाल दाग, ब्लड स्टैन पर पड़ी। अचानक कुछ महसूस हुआ और मैंने तुरंत कंबल लपेट लिया। फर्श पर देखा तो कोई प्रोटेक्शन कंडोम भी नहीं था। मैं तो गया। क्या मैं अनचाहा बाप बनने वाला हूं? 1 घंटे बाद लिन फैंग आया। जमीन पर फटे कपड़ों का ढेर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बेटा, बड़ी भयंकर जंग हुई थी यहां तो। मेरा चेहरा लाल हो गया। देखना बंद कर, वो लड़की कब की भाग गई। लिनफैंग और भी हैरान था। भाग गई? नेकी कर दरिया में डाल, चेहरा तो देखा होगा। मैंने कहा, नशे में था, सब भूल गया। मैंने कपड़े पहने और बोला, होटल के कैमरे चेक करो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। लिनफैंग बोला, अरे भाई, वन नाइट स्टैंड ही तो था, इतना सीरियस क्यों हो रहा है? हम लड़कों का कुछ नहीं खोता। मैं दहाड़ा, हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं की थी, ये हनी ट्रैप है आदय। लिनफैंग को अब समझ आया कि मामला सीरियस है। अगर कल को कोई नाजायज बच्चा लेकर आ गया तो मेरे पुराने ख्यालात के डैडी मेरी टांगे तोड़ देंगे। हमने चेक किया तो पता चला कि होटल और बार के कैमरे किसी ने खराब कर दिए थे। कोई सुराग नहीं मिला। मेरे शरीर के निशानों के अलावा कुछ याद नहीं था। मैंने लिनफैंग से कहा कि इसे सीक्रेट रखना। उसने कसम खाई, पर मुझे घर छोड़ते ही अपने ग्रुप में सब फैला दिया। हा हा, यंग मास्टर जियांग को कोई चट कर गया और वो भाग गई, सीक्रेट रखना भाइयों। उसी वक्त मैं अपने विला पहुंचा। डैडी, मम्मी, मैं घर आ गया। डैडी बोले, 3 साल विदेश क्या रहे, अपनी भाषा ही भूल गए। सोफे पर एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी, लियू रुआन। उसे देखकर मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। डैडी ने मेरा मजाक उड़ाया कि मुझे तमीज नहीं है। लियू रुआन मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके जाने के बाद डैडी ने बताया कि वो लियू ग्रुप की मालकिन है और बहुत डेंजरस खिलाड़ी है। उसने 3 साल में अपनी कंपनी की वैल्यू डबल कर दी है। डैडी बोले, 3 दिन बाद चैरिटी पार्टी है, वो इनवाइट करने आई थी, उससे दूर रहना। डैडी ने फिर मुझे लेक्चर देना शुरू किया कि मैं गुड फॉर नथिंग हूं। तो हूं। मैंने भी पलटकर जवाब दिया, पैदा करते वक्त क्या मेरी राय ली थी? डैडी गुस्से में चाय का कप फेंकने ही वाले थे। मैंने चुपचाप दूध का गिलास उठाया और गटक गया। डैडी फिर चिढ़ गए, इतने बड़े हो गए हो और अभी भी दूध का गिलास पकड़े रहते हो।
डैडी ने फरमान सुनाया, 3 दिन बाद पार्टी में मेरे साथ चलोगे। वहां अच्छी लड़कियां होंगी, कोई पसंद कर लो और शादी करो। मैं भड़क गया। अभी भाई बहन की शादी नहीं हुई, मेरी बारी क्यों? मैं सिर्फ 20 साल का हूं। डैडी नहीं माने। मैं गुस्से में कमरे में गया तो फोन पर एक फोटो आई। फोटो में वही कल रात वाली औरत की पीठ थी और साथ में मैं नशे में था। मैसेज आया, वीडियो चाहिए तो 10 मिलियन युआन दो या वीआईपी रूम में आओ। डैम इट, इस यंग मास्टर को फंसाने की हिम्मत। मैंने कार निकाली और गुस्से में निकल गया। मैंने लिन फैंग को फोन करके बंदे बुलाने को कहा। रास्ते में रेड लाइट पर मेरा एक्सीडेंट लियू रुआन की रोल्स रॉयस से हो गया। वो बाहर निकली, मैंने उसे पहचान लिया। उसने शांति से कहा कि वो हर्जाना दे देगी। फिर उसने मुझे लिफ्ट ऑफर की। मैं उसकी कार में बैठ गया। मुझे देखते ही वो मुस्कुराई। 3 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था, तुम पर मेरी गहरी छाप पड़ी थी। उसने एक लंबी सांस ली। उसे दूध की खुशबू से बहुत दीवानगी थी। मेरे दिमाग में आइडिया आया। मिस लियू, आप मेरे बड़े भाई के बारे में क्या सोचती हैं? मैंने भाई की खूब तारीफ की ताकि मैं शादी से बच जाऊं। लियू रुआन ने मेरी चालाकी समझ ली पर मुस्कुराकर कहा, वो वाकई बहुत चार्मिंग है। उतरते वक्त मैंने उसका नंबर लिया और उसे सिस्टर बुलाने लगा। मुझे लगा मैं बहुत स्मार्ट हूं, पर लियू रुआन के मन में कुछ और ही था। वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। तुम बेवकूफ हो। दरअसल वो वीडियो बस एक जाल था और जब मैं क्लब हाउस पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला, क्योंकि असली शिकारी तो मेरे पास ही थी। सालों, मेरा कट गया। मैंने गुस्से में कमरे के दरवाजे पर मुक्का मारा। तभी फोन टिंग से बजा। एक नया मैसेज, अगली बार अकेले आना या फिर 20 मिलियन युआन लेकर आना। धिक्कार है, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और फिर से 10 मिलियन बढ़ा दिए। क्या जियांग फैमिली पैसे छापती है? मैंने पीछे खड़े अपने लोगों को देखा। मुझे अजीब सा डर लगने लगा कि कोई मेरी हर चाल पर नजर रख रहा है। मैं अभी अभी देश वापस आया हूं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लिन फैंग ने मेरा फोन छीना और मैसेज देखा। डैम, ये तो सीधे शेर का शिकार कर रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत तो देखो। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने अपना फोन वापस लिया और अपने बंदों को भेज दिया। सब घर जाओ, थैंक्स। लिन फैंग बोला, यंग मास्टर जियांग, शायद तुम्हें पैसे दे देने चाहिए। 20 मिलियन तुम्हारे लिए क्या है? मैंने दांत पीसते हुए कहा, चाहे मुझे पुलिस बुलानी पड़े और पूरी दुनिया को पता चल जाए। मेरे साथ सोने के बाद अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है? अगर मैंने उसे नहीं पकड़ा तो मैं इंसान नहीं। तभी एक और मैसेज आया। पुलिस को फोन किया तो वीडियो की 1000 कॉपियां बनवाकर पहली कॉपी कल तुम्हारे पिता जे आ दिया है, जियांग यी शेन को भेज दूंगी। कल बेशुई माउंटेन विला के रूफटॉप क्लब में अकेले आओ या 30 मिलियन लेकर आओ। मेरा हाथ कांपने लगा और फोन गिरते गिरते बचा। मैंने गैलरी के सीसीटीवी कैमरे की तरफ मिडिल फिंगर दिखाई और कसम खाई कि मैं उसे मार डालूंगा। नीचे खड़ी बेंटले में लियू रुआन लैपटॉप पर मेरा गुस्से वाला चेहरा देख रही थी। उसके होंठों पर मुस्कान थी। बच्चे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्लब से बाहर निकलते ही लिन फैंग ने पीने चलने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। तभी लियू रुआन की गाड़ी का हॉर्न बजा। पीप। मैंने लिन फैंग को विदा किया और उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सोचा कि किस्मत खराब चल ही रही है तो चलो कम से कम इस शादी वाले लफड़े को ही सुलझा लिया जाए। गाड़ी में बैठते ही लियू रुआन ने मुझे दूध की बोतल दी, वही ब्रांड जो मेरे घर पर होता है। मैंने बिना सोचे गटक ली। उसने पूछा, क्या हुआ? इतना उतरा हुआ चेहरा क्यों है? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा। उसने लैपटॉप बंद किया और मेरी तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हारा भाई नहीं संभाल सकता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं। उसकी बातें सुनकर मेरा यकीन पक्का हो गया कि ये औरत और मेरा भाई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लियू रुआन ने कहा, काफी देर हो गई है, चलो साथ में कुछ खाते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। मुझे एक आइडिया आया। जरूर, मैं अपने भाई को फोन करता हूं, वो बड़ा अमीर बैचलर है, आज उसी से बिल भरवाएंगे।
मैंने भाई जियांग चांग को फोन किया। वो ऑफिस में मीटिंग में था। भाई, काम खत्म हो गया, डिनर पर चले? भाई मुस्कुराया। 2 दिन बाद बड़े भाई की याद आई, मैं बिजी हूं। भाई ने अपना सिर पकड़ा। क्या फिर से पॉकेट मनी कम पड़ गई? मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। ये प्रोजेक्ट खत्म होने तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। फोन कट गया। तभी मैसेज आया। 1 लाख युआन ट्रांसफर हुए थे और साथ में लिखा था, 1 लाख लो और 2 दिन मुझे शांति से रहने दो। मैंने बिना सोचे पैसे ले लिए। हम एक स्टाइलिश वेस्टर्न रेस्टोरेंट पहुंचे। लियू रुआन ने पूछा, भाई आ रहा है? मैंने अफसोस के साथ कहा, नहीं, वो बिजी है। मुझे बुरा लगा कि दोनों के मिलने का अच्छा मौका हाथ से निकल गया। अगर ये शादी हो जाती तो मैं बच जाता। खाने के दौरान मैंने चुपके से लियू रुआन की फोटो ली। उसका साइड प्रोफाइल वाकई कमाल था। मैंने भाई को भेजने के लिए फोन निकाला, पर फिर याद आया कि उसने मना किया है, तो फोन रख दिया। लियू रुआन ने वाइन ऑफर की, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि डैडी को स्मेल आ गई तो वो डांटेंगे। उसने पूछा, तुम 3 साल के लिए विदेश क्यों गए थे? मैंने लंबी सांस ली और बताया, 4 साल पहले मैंने स्कूल बुलिंग देखी और लीडर को बुरी तरह पीट दिया। उसके घर वाले पावरफुल थे तो वो मुझे परेशान करने लगे। डैडी ने तंग आकर मुझे बाहर भेज दिया। लियू रुआन मुस्कुराई, तुम काफी वफादार और इंसाफ पसंद हो। मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूं। मुझे खुशी हुई कि मेरी होने वाली भाभी इतनी अच्छी है। घर पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे। सोफे पर मेरी बड़ी बहन जियांग ली बैठी थी। मैं घबराकर उसके पास गया और गले लग गया। दीदी, आपकी बहुत याद आई। वो ठंडी आवाज में बोली, नाटक बंद कर। क्या तू मेरी स्पोर्ट्स कार लेकर गया था? वो कहाँ है? मैंने धीरे से कहा, वो रिपेयर हो रही है। दीदी ने मेरा हाथ जोर से मरोड़ा। सिर्फ एक दिन में तूने मेरी लिमिटेड एडिशन फरारी ठोक दी? तू किसी काम का नहीं है। मैंने कहा, मेरी गलती नहीं थी, किसी ने पीछे से ठोक दिया और रिपेयरिंग भी फ्री है। पर वो बहुत गुस्से में थी। तभी हम मस्ती करने लगे और मेरे शर्ट का कॉलर थोड़ा नीचे हो गया। दीदी की तेज नजरों ने मेरे गले पर वो गुलाबी निशान देख लिया। उसने कॉलर खींचकर और निशान देखे और चिल्लाई, इम्प्रेसिव! 20 साल का हुआ नहीं कि औरतों के साथ गुलझर्रे उड़ाने लगा। डैड, देखो आपका बेटा क्या कर रहा है। मैंने तुरंत उसका मुंह बंद किया। दीदी प्लीज, ये बस एक गलती थी। मर्दों वाली बात है, आप नहीं समझोगी। दीदी ने मेरा हाथ हटाया। मर्दों वाली बात? हमारा बड़ा भाई तो ऐसा नहीं है। तू बस लापरवाह और ठरकी है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, दीदी प्लीज डैडी को मत बताना, वरना आपको 1 महीने तक पैर कौन दबाकर देगा। दीदी मान गई। डील! अब मेरे कंधे दबा। मैं उसके पीछे खड़ा होकर उसे मसाज देने लगा। मैंने बदला लेने के लिए कहा, दीदी, कल मैंने मम्मी डैडी की एक बात सुनी थी। वो कह रहे थे कि आप अब बड़ी हो गई हो और आपकी शादी कर देनी चाहिए। 3 दिन बाद जो पार्टी है, वहां वो आपका ब्लाइंड डेट सेट करने वाले हैं ताकि बिजनेस अलायंस हो सके। मम्मी पापा कह रहे थे कि यह जियांग परिवार के हर सदस्य का रास्ता है, चाहे तुम मानो या न मानो। यह सुनते ही जियांग ली, दीदी का चेहरा उतर गया। दीदी झटके से उठी, अपना बैग उठाया और बाहर जाने लगी, पर दरवाजे पर रुककर मुझे धमकी दी। मम्मी पापा को अभी नहीं पता कि मैं वापस आ गई हूं। तू अपना मुंह बंद रखना। अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मैं डैड को बता दूंगी कि तू औरतों के साथ गुलझर्रे उड़ा रहा है। मैंने अपनी हंसी रोकी और जोर जोर से सिर हिलाया। दीदी ने मेरे माथे पर उंगली मारी। तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगी। अगले दिन मैंने डैडी की दी हुई काली कार छोड़ी और शोरूम जाकर दुनिया की सबसे पावरफुल गाड़ी जॉर्ज पैटेंट वॉरशिप एसयूवी खरीद ली। अपनी फेवरेट कार चलाकर मैं बहुत खुश था। तभी रेड लाइट पर फोन बजा। एक और फोटो। इस बार भी औरत की पीठ थी, पर फोटो में जो आदमी मैं था उसके कपड़े उतरे हुए थे और वो बहुत ही शर्मनाक हालत में था। साथ में मैसेज आया, आज रात बिशुई माउंटेन विला के रूफटॉप क्लब में अकेले आओ, वरना 40 मिलियन युआन लगेंगे। मेरा खून खौल उठा।
करोड़ों की डिमांड। मैंने सोच लिया कि आज रात शाम को मैंने सफेद शर्ट पहनी और आस्तीन में एक फोल्डिंग चाकू छिपा लिया। लिन फैंग डरा हुआ था। भाई तुम अकेले ठीक तो रहोगे? मैंने कॉलर ठीक किया। लड़ाई में मैं किसी से नहीं डरता। तुम लोग बाहर रुको। अगर मैं 1 घंटे में बाहर ना आऊं तो अंदर घुस जाना। मैं रूफटॉप के वीआईपी क्लब में पहुंचा और उस अनजान औरत को मैसेज किया। मैं आ गया हूं, कौन सा कमरा? रिप्लाई आया, बड़े आज्ञाकारी हो। लेफ्ट मुड़ो, आखिर तक जाओ, फिर राइट, आखिरी कमरा, कोड 3322 है। मैंने लोकेशन लिनफैंग को फॉरवर्ड की और कमरा ढूंढ लिया। दरवाजा कोड डालते ही खुल गया। अंदर एकदम अंधेरा था। जैसे ही मैंने कदम रखा, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मेरी आंखें अंधेरे में सेट नहीं हो पा रही थीं। तभी एक साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? तू मरने वाली है। मैं चिल्लाया और बिना सोचे चाकू हवा में चलाने लगा। पर लियू रुआन अंधेरे में मुस्कुराई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरी कमर पर एक छोटा इंजेक्शन चुभा दिया। 2 सेकंड में मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने चाकू छीना और मुझे बेड पर पटक दिया। 1 मिनट के अंदर सब उसके कंट्रोल में था। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, पर दिमाग चल रहा था। वो साया मेरे ऊपर चढ़ने लगा। कौन है तू? हमारा कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्यों निशाना बना रही है? लियू रुआन को अंधेरे में सब दिख रहा था। उसने मेरी आंखों में डर देखा और धीरे से हंसी। मैंने गुस्से में कहा, तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। तभी मुझे दूध की हल्की खुशबू आई। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और पागलों की तरह मेरे शरीर की खुशबू लेने लगी। कौन है तू? क्या दुश्मनी है मुझसे? जब मैंने गाली दी तो उसने मेरे होठों पर एक जबरदस्त पनिशिंग किस किया। वो इतनी रफ थी जैसे मुझे निगल जाएगी। मुझे सांस लेने का मौका मिला तो मैं हांफने लगा। तू पागल है क्या? इतना बोलते ही उसने मेरे कॉलर बोन, गले के पास की हड्डी पर जोर से काट लिया। दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। वो रुकी नहीं, उसने मेरी कमर और पूरे शरीर पर काटने के निशान छोड़ दिए। दूर हट, साइको कहीं की। मैं बस लिनफैंग का इंतजार कर रहा था कि वो आए और मुझे बचाए। कुछ देर बाद मेरा सुन्नपन खत्म होने लगा। जैसे ही मुझ में जान आई और मैं उसे सबक सिखाने वाला था, वो अचानक रुकी। उसने मेरे गाल चूमे और दरवाजा खोलकर चली गई। मैंने गुस्से में दांत पीसे। रुक जा कमीनी, एक बार हाथ लग जा, फिर तुझे बताऊंगा। मैं लड़खड़ाते हुए उठा और कपड़े पहने। जैसे ही मैं लिफ्ट से नीचे पहुंचा, सामने से लियू रुआन अपने स्टाफ के साथ आ रही थी। स्टाफ बोल रहा था, सीईओ लियू, प्लान रेडी है। मुझे देखकर वो हैरान हुई। जियांग ही, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा मन किया कि अपनी होने वाली भाभी के गले लगकर रो दूं, पर मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता था। उसने स्टाफ को जाने को कहा। नशे या दवाई के असर से मैं लड़खड़ा रहा था, तो लियू रुआन ने आगे बढ़कर मुझे सहारा दिया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कहीं दर्द हो रहा है? हॉस्पिटल चलें? मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। मुझे अच्छा लगा कि वो शादी से पहले ही मेरा इतना ख्याल रख रही है। मैंने पूछा, दीदी, आप यहां कैसे? उसने कहा, यहां मेरी मीटिंग थी। तभी 1 घंटा पूरा हो गया और लिनफैंग अपने लड़कों के साथ अंदर घुस आया। उसने जैसे ही लियू रुआन को मुझे सहारा देते देखा, वो चिल्लाया, यही वो गूंगा है ना? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को चोट पहुंचाने की? लिनफैंग ने अपनी नंचक्स निकाली और सीधा लियू रुआन पर हमला कर दिया। रुको, ये वो नहीं है। मैं चिल्लाया और उसे रोकने के लिए भागा, पर मेरा बैलेंस बिगड़ गया। लियू रुआन मुझसे 1 कदम आगे थी। उसने मुझे अपने पीछे खींचा और नंचक का वार अपने हाथ पर ले लिया। थप्प की आवाज आई। लियू रुआन दर्द से कराह उठी और पीछे हटी। उसका बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। दीदी, आप ठीक तो हैं? मैं घबराकर लियू रुआन के पास पहुंचा और उसकी हालत चेक करने लगा। वार इतना जोरदार था कि मुझे लगा उसका हाथ टूट गया होगा। जैसे ही मैंने उसकी आस्तीन ऊपर की, देखा कि उसका हाथ बुरी तरह सूज गया था।
लिन फैंग साले, मैंने तुझे हमला करने को कहा था क्या? लियू रुआन के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और उसे सहारा देकर उठाने लगे। सीईओ लियू, आप जख्मी हैं, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। लियू रुआन ने अपना दर्द बर्दाश्त किया और मेरी ओर देखकर बोली, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे एक सही सफाई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। लिन फैंग पागलों की तरह अपना सिर खुजलाने लगा। वो इतनी सुंदर है, सच में वो उस तरह की दरिंदा नहीं लगती। मैंने उसे डांटा, तू तो गया बेटा। मेरे हाथ पैर अभी भी पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे। जल्दी कर और इस यंग मास्टर को उठा। लिन फैंग ने मुझे उठाया और ऊपर नीचे स्कैन करने लगा। तो उस औरत ने फिर से तेरे साथ, क्या इस बार तूने उसका चेहरा देखा? मैंने उसे इग्नोर किया और लियू रुआन की तरफ देखा। मुझे बहुत गिल्ट और चिंता हो रही थी। जल्दी करो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। रास्ते भर आराम करने के बाद इंजेक्शन का असर पूरी तरह खत्म हो गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैं आराम से चलने लगा। मैं लियू रुआन के पीछे पीछे भागा और उसके सारे चेकअप करवाए। शुक्र है कि हाथ सिर्फ सूजा था, टूटा नहीं था। दीदी, मुझे सच में बहुत दुख है। लियू रुआन ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, तुम लोग वापस जाओ, प्लान का फैसला वाइस प्रेसिडेंट को लेने दो। मुझे कुछ दिन आराम चाहिए। और हां, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मुझे कोई गॉसिप नहीं सुननी। सेक्रेटरी के जाने के बाद मैं अपना सिर झुकाकर खड़ा था, जैसे कोई बच्चा गलती करने के बाद खड़ा होता है। जियांग ही, मुझे घर छोड़ो। लियू रुआन का हुक्म सुनते ही मैं उसके पीछे हो लिया। गाड़ी में बैठते ही उसने चारों तरफ देखा। नई कार है, नॉट बैड, काफी लग्जरी लग रही है। मैंने कहा, जी, आज सुबह ही ली है। लियू रुआन ने जब तक कुछ नहीं कहा, मैं बेचैन रहा। अचानक वो मेरी तरफ मुड़ी। मुझे बताओ, आज असल में हुआ क्या था? तुम्हारे दोस्त ने मुझ पर बिना वजह हमला क्यों किया? मुझे कोई ठोस वजह बताओ तो शायद मैं उसे छोड़ दूं, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करूं। लियू रुआन अपने सूजे हुए हाथ को देखते हुए धीरे से बोली, तुम्हारे दोस्त ने जानबूझकर चोट पहुंचाई है। यह कोर्ट का मामला है। मेरी फिजिकल इंजरी, मेंटल स्ट्रेस और लियू ग्रुप का जो नुकसान होगा, लिन फैंग की फैमिली उसे झेल नहीं पाएगी। मैं और भी घबरा गया। अगर लियू रुआन ने सच में केस कर दिया तो लिन फैंग की वॉट लग जाएगी। तो क्या तुमने कोई सफाई सोची है? लियू रुआन ने मुझे उकसाया। मैंने सोचा कि अब जो होगा सो होगा, और पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो सब उसे डिटेल में बता दिया। उसने शांति से सब सुना और फिर बोली, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम उस औरत के साथ सोए और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? मैंने शर्माते हुए पलटकर जवाब दिया कि बात यह नहीं कि मैं उसके साथ सोया, बल्कि वह मेरे साथ सोई है, और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जिस पर लियू रुआन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो शायद ही किसी को दिखे। मैंने तुरंत बात साफ की कि यह मेरा पर्सनल मामला है और इसका मेरे बड़े भाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही शरीफ, समझदार और अच्छी सेहत वाले इंसान हैं। जब लियू रुआन ने पूछा कि मैंने घर पर क्यों नहीं बताया, तो मैंने दुखी होकर कहा कि मेरे डैडी बहुत पुराने ख्यालात के हैं, और अगर उन्हें पता चला कि मैं शादी से पहले इन सब चक्करों में पड़ा हूं तो भले ही मुझे फंसाया गया हो, वह यही सोचेंगे कि मैं ही बिगड़ा हुआ हूं और मेरी टांगे तोड़ देंगे। यह सुनकर लियू रुआन थोड़ी हैरान हुई और उसने अपनी लट को कान के पीछे करते हुए मुझे गाड़ी वापस बिशुई विला की तरफ मोड़ने को कहा, क्योंकि वह मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मेरी इतनी मदद कर रही है, और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में उसे देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि वह जितनी खूबसूरत है उतनी ही अप्रोचेबल भी है। वह पक्का फ्यूचर में दुनिया की सबसे वंडरफुल भाभी बनेगी। विला वापस पहुंचकर लियू रुआन ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद से वो टैंपर की हुई सीसीटीवी फुटेज रिकवर करवा ली, जिसमें वह औरत दिखाई दी। उस औरत का कद काठी बिल्कुल फोन वाली फोटो जैसी थी। उसे देखते ही मेरा मन किया कि उसे टुकड़ों में काट दूं, लेकिन उस चालाक औरत ने मास्क और ऊनी टोपी पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। मैंने गुस्से में दांत पीसते हुए कसम खाई कि जिस दिन यह कमीनी मेरे हाथ लगेगी, मैं इसे अच्छी तरह सिखाऊंगा कि इंसान कैसे
लियू रुयन हल्का सा फ्राउन करती है। मुझे ये सुनना पसंद नहीं है। हाँ, मैं सॉरी हूँ। मैं पहले ऐसे बोलने का आदी था। अब से ये बदल जाएगा। असल में मेरी फैमिली की एटिकेट बहुत अच्छी है, खासकर मेरा बिग ब्रदर। वो बहुत पोलाइट है। लियू रुयन सर्वेलेंस मॉनिटर के सामने चेयर पर बैठ गई और मेरी तरफ मुड़ी। आज तुम उस वुमन से सीधे मिले थे और तुम ड्रंक भी नहीं थे तब। तो क्या तुमने उसे सबक सिखाया? जो वर्ड्स मैं कहना चाहता था वे मेरे गले में अटक गए और मेरा हैंडसम फेस जल्दी से ब्राइट रेड हो गया। मैं उसे बिल्कुल नहीं बताता। न केवल मैं उसे सबक सिखाने में फेल हुआ, बल्कि उसने मुझे ही एक सबक सिखा दिया। ये वुमन बहुत विशस है। उसने डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। तो तुम्हारा फिर से एडवांटेज लिया गया। लियो रुयन ने मेरे ब्लशिंग फेस को देखा, जानबूझकर सवाल को आगे बढ़ाते हुए। कैमरा दिखाता है कि तुम दोनों 40 मिनट एक रूम में साथ थे। तो उन 40 मिनट में तुम दोनों के बीच क्या हुआ? जैसे ही यह सवाल पूछा गया, मेरा फेस और भी रेड हो गया। वह बातें मैं उन्हें जोर से कैसे कह सकता था? कुछ नहीं हुआ। हमने बस लाइफ के बारे में थोड़ा चैट किया। ओह, बस एक छोटी सी डिस्कशन। मेरा स्टटरिंग अपीयरेंस देखकर लियू रुयन अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अचानक मेरी आंखें चमक उठी और मैंने इशारा किया, सिस्टर देखो। उस विमेन ने मेरा फोन बाहर फ्लावर पॉट में फेंक दिया। एक मोमेंट रुकना, मैं जाकर इसे ले आता हूं। मेरी पीठ को देखते हुए जब मैं भागा, लियू रुयन अपनी हंसी नहीं रोक सकी। बस कुछ किसेस, और वह पहले से ही इतना शाय है। क्या वह फ्यूचर में और भी एम्बैरेस्ड नहीं होगा? मैं सच में इसका इंतजार कर रही हूं। अपना फोन वापस लाने के बाद भी मुझे अभी भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस हुआ। आखिरकार हमने अभी तक उस पर्सन को नहीं पाया है। थ्रेट अभी भी मौजूद है। लियू रुआन सर्विलांस रूम से बाहर आई और मुझे सॉफ्टली कंफर्ट किया। चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी और मैं तुम्हारे फैमिली को पता नहीं चलने दूंगी। देर हो रही है, तुम पहले घर जाओ। अगर कोई न्यूज होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। यह सुनकर मेरा दिल अचानक बहुत वार्म हो गया और मैंने सोचा कि यह सिस्टर इन लॉ सच में बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत धन्यवाद। कृपया आप और मेरे बिग ब्रदर के बारे में निश्चिंत रहें। मैं इसे जरूर सफल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। लियू रुयन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। ये छोटा ब्रैट, मैं केवल तुम्हें अपनी तरफ करना चाहती हूं, फिर भी तुम मुझे किसी और की तरफ धकेलने की हिम्मत करते हो। मैं इस ग्रज को याद रखूंगी। अगले दिन सुबह जैसे ही आसमान उजाला होने लगा, मैं अचानक एक मैसेज नोटिफिकेशन से जाग गया। ये बहुत अनोइंग है। धत तेरे की, वो डैम वुमन। वो मुझे एक लिंगरिंग गोस्ट की तरह क्यों परेशान करती रहती है? मैं कंबल के नीचे से बाहर निकला। अनॉयड होकर मैंने अपना फोन उठाया और देखा, और वह लियू रुयन का मैसेज था। मैटर रिजॉल्व्ड। मैसेज देखकर मैं एक पल के लिए ब्लैंक रह गया। जब मुझे होश आया तो मैं तुरंत बैठ गया और अपने फोन पर मैसेज को फिर से ध्यान से पढ़ा, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए। रिजॉल्व्ड। क्या वह वुमन पकड़ ली गई? उसने उसे कैसे ढूंढा? मेरे दिमाग में कई सवालों के साथ मैंने तुरंत लियू रुयन का नंबर कॉल किया। हेलो, इस फोन का ओनर इंजर्ड है और अभी रिकवर कर रहा है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैसेज छोड़ दें। मैंने फोन रख दिया और अचानक मेरे दिल से पूरे शरीर में एक वार्म फीलिंग फैल गई। क्या अच्छी सिस्टर इन लॉ है। हालांकि वह इंजर्ड है, फिर भी उसने मेरी प्रॉब्लम की इतनी परवाह की और इसे इतनी जल्दी सॉल्व भी कर दिया। वो पूरी रात बिजी रही होगी। यह सोचकर मैं जल्दी से बिस्तर से उठा, जल्दी से तैयार हुआ और नीचे भागा। मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ का दिल वार्म करना है ताकि वह जांग फैमिली की वार्मथ महसूस कर सके। अंकल वू, कृपया थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट बना दीजिए। याद रखिए, 8 ट्रेजर पॉरेज में बहुत सारे रेड डेट्स डालना। अंकल लियू, कृपया मुझे 2 बहुत बड़े थर्मल फूड कंटेनर्स ढूंढ दीजिए, मुझे उनकी जरूरत है। जब सूरज पूरी तरह निकल आया, मैं उत्साह से 2 बड़े थर्मल फूड कंटेनर्स लेकर अपनी बिलवेड कार में बैठा और बिश थाई मैनर की तरफ चला गया। लिविंग रूम में लियू रुयन ने स्क्रीन पर रेड पोजिशनिंग डॉट को देखा, उसे बिश मैनर के पास आते हुए देखा और एक मीनिंगफुल स्माइल दी। उसकी फिश बेट ले चुकी थी। नॉक नॉक नॉक। 10 मिनट्स बाद डोर पर नॉक हुआ। लियू रुयन ने डोर खोला। उसका फेस थोड़ा टायर्ड लग रहा था। जंग, तुम यहां क्यों आए हो सिस्टर? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूं। जैसे ही मैंने कहा, मैंने थर्मल फूड कंटेनर्स उठाए और मौका पाकर जेंग चांग की तारीफ की। मेरे बिग ब्रदर ने मुझे यह तुम्हारे लिए लाने को कहा। लियू रुयन हल्के से मुस्कुराई। अंदर आओ। लेकिन मेरी आंखें लिविंग रूम में इधर उधर देखने लगीं। एक मैन और वुमन का ऐसे एक ही रूम में होना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट नहीं लगता?
कैसा रहेगा अगर मैं टी रूम में वेट करूं? तुम किस बात से डर रहे हो? एक इनोसेंट पर्सन को डरने की कोई जरूरत नहीं होती। वैसे भी मेरे पास एक ट्रबलसम मैटर है जिसे तुम्हें सॉल्व करना है। ट्रबलसम मैटर? क्या वह वीडियो हो सकता है? मैं पैनिक हो गया और मेरे पैर दिमाग से तेज चलने लगे। सीधे रूम में घुस गया। सिस्टर, तुमने उस वुमन को ढूंढ लिया, सही? वो कहाँ है? वो कैसी दिखती है? मैंने उसे पर्सनली नहीं देखा। मैंने बस कुछ इंटरमीडियरी चैनल्स का इस्तेमाल करके उसे ढूंढा। वो पर्सन बहुत कॉशियस है, उसे ट्रैक करने में बहुत एफर्ट लगा। ये सुनकर मैं क्यूरियस हो गया। तो ये कैसे रिजॉल्व हुआ? लियू रुयन आराम से पीछे झुकी। उसने टेबल से ब्रूजेस के लिए लिनेमेंट की बोतल उठाई और धीरे से अपने सोलन आर्म पर लगाई। खैर, ये ऑब्वियसली मनी से सेटल हुआ। क्या तुमने उसे मनी दे दिया? मैं अचानक एजिटेटेड हो गया और मेरी आवाज अनकंट्रोलेबली ऊंची हो गई। क्या ये उस वुमन को बहुत आसानी से छोड़ देना नहीं है? और क्या किया जा सकता था? लियो रुयन ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम अभी भी उसके साथ फिर से सोना चाहते हो? मेरा फेस अचानक रेड हो गया और एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। तो तुमने उसे कितना मनी दिया? लियो रुयन ने कैजुअली जवाब दिया, एक अच्छा राउंड नंबर, 20 मिलियन युआन। मैं पूरी तरह स्टन्ड था। मेरी आंखें फैल गईं। मुझे ट्रैप किया गया और फिर भी मुझे उस वुमन को 20 मिलियन युआन देना पड़ा। उस वीडियो का क्या? क्या तुमने उसे वापस लिया? यह सुनकर लियो रुयन ने टेबल के पास लैपटॉप खोला और उसे मेरी तरफ घुमा दिया। वीडियो इसमें है, मैंने इसे चेक करवाया है। कोई बैकअप कॉपीज नहीं है। अपने शॉर्ट लाइव स्ट्रीम वीडियो को लियो रुयन के कंप्यूटर पर देखकर मुझे अचानक एक बुरा फीलिंग आया। तो तुमने इसे नहीं देखा, सही? मैंने देखा है। बैटल बहुत इंटेंस था। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरा फेस रेड हो गया और मैंने वीडियो खोलकर देखा। ये इतना शॉर्ट क्यों है? मैंने थोड़ी देर देखा और पाया कि वीडियो मेरे पैंट्स उतरने से पहले ही खत्म हो गया। मुझे लगा लियू रियन को ट्रिक किया गया। मैंने बाकी डिलीट कर दिया है। लियू रियन ने बहुत कैजुअली कहा, इसे रखना सिर्फ ट्रबल लाएगा। इसे देखने के बाद इस पार्ट को भी डिलीट कर दो। मुझे कोई सस्पेशन नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ा इंडिग्नेंट महसूस हुआ। तो क्या तुमने उस वुमन का फेस क्लियरली देखा? ये वही है जो तुमने देखा। उसकी बैक पूरे टाइम कैमरा की तरफ थी। मैं भी क्लियरली नहीं देख पाई, लेकिन तुम बहुत एक्सटैटिक लग रहे थे। मेरा फेस फिर से रेड हो गया और एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। यह मैटर खत्म हो गया। अब से तुम्हें उस वुमन के थ्रेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं इसे सीक्रेट भी रखूंगी। मैं तुम्हारे बिग ब्रदर को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। धन्यवाद। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। आखिरकार यह लॉस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मैं इस एंगर को निगल नहीं पा रहा था, लेकिन लियो रुयन के सामने मैंने अपने इमोशंस ज्यादा नहीं दिखाए। आखिर में मैंने वीडियो डिलीट किया, लैपटॉप बंद किया और कंटेनर से ब्रेकफास्ट निकालकर टेबल पर रख दिया। सिस्टर, मैं तुम्हें वह मनी जरूर वापस करूंगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। लियो रुयन ने मेरे फूलिश एक्सप्रेशन को देखा, जिस तरह मुझे बेचा गया, और मैं फिर भी उनके लिए मनी गिन रहा था। जितना वह देखती गई उतना ही उसे मैं क्यूट लगा। कोई जरूरत नहीं है, यह सिर्फ 20 मिलियन युआन है, यह ज्यादा नहीं है। यह ब्रेकफास्ट इसकी भरपाई कर देगा। यह सुनकर मैं इतना इमोशनल हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद आया कि मैं पूरी रात से बाथरूम नहीं गया था। बिना और कुछ कहे मैं जल्दी से खड़ा हो गया। सिस्टर, आप पहले खाइए, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। चिंता मत करें, मेरा बिग ब्रदर जरूर चैरिटी पार्टी में आएगा। आप दोनों के बीच का मैटर मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है? रास्ते में ध्यान रखना। मेरे केयर फ्री बिहेवियर को देखते हुए लियू रुयन की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। ये छोटा सा लड़का, जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों में नहीं ले लेती, इंतजार करो। मैं तुम्हें हर दिन दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। बेड पर दया मांगना। कुछ समय बाद मैं कंपनी के नीचे पहुंचा। तभी एक हैंडसम और एलिगेंट मैन डोर से बाहर आया। बिग ब्रो, मैंने पुकारा। जल्दी से आगे बढ़ा और अपने बड़े भाई को हग किया। ब्रो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जांग चांग मुस्कुराया और मेरी पीठ थपथपाई। आधे साल में नहीं मिले। तुम और टॉल और स्ट्रांग हो गए हो। बिल्कुल। जैसे ही मैंने कहा, मैंने अपना आर्म उठाया और अपना बाइसेप थपथपाया। मैं रेगुलरली वर्कआउट करता हूं। देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं। अगर अब हम फाइट करें तो मैं अकेले तुम दोनों को संभाल सकता हूं। यह सुनकर जंग चांग थोड़ा स्पीलेस हो गया। तुम पहले से 20 साल के हो चुके हो और हर दिन तुम सिर्फ फाइट की बात करते हो। तुम कब बड़े होगे? मैंने मुंह बनाया। किसने कहा था कि तुम और हमारी बड़ी सिस्टर बचपन में मुझे बली करते थे? इसे जेंटलमैन्स रिवेंज कहते हैं।
बदला लेने में देर हो जाए तो भी देर नहीं होती। इसे कहते हैं स्पेयर द रॉड, स्पॉइल द चाइल्ड। किसी से नफरत है, उसे स्वीट्स दो। प्यार का एक्सट्रीम मतलब है पैरों से किक करना। जैसे ही जांग चांग ने अपना पैर उठाया, मैं पहले ही भाग चुका था। फिर वही ट्रिक। क्या तुम कुछ नया नहीं कर सकते? जांग चांग हंसा, अपनी पॉकेट से मिल्क का कार्टन निकाला और मेरी तरफ फेंका। मैंने उसे जल्दी से पकड़ लिया और हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे पता था कि मैं आ रहा हूं? मॉम ने मुझे पहले कॉल किया था। जांग चांग ने मुझे इशारा किया, यहां आओ। पिछले आधे साल में तुमने कोई ट्रबल नहीं किया, इसलिए तुम्हारा बिग ब्रो तुम्हें ट्रीट देगा। हमारी कंपनी के पास जो सिचुआन रेस्टोरेंट है, वो 2 दिन पहले ओपन हुआ है। वो ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं बिग ब्रो, क्या हम ड्रिंक्स भी लें? मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया था। मेरा मूड अच्छा था, इसलिए मुझे ड्रिंक करने का मन हुआ। ड्रिंकिंग काम को खराब करता है, कम पियो, जांग चांग ने सीरियसली कहा। कंपनी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, खाने के बाद मुझे मीटिंग के लिए वापस जाना है। मैंने मुंह बनाया, ठीक है ठीक है। हे ब्रो, गैस करो मैं पिछले 2 दिन में किससे मिला हूं? तुम कभी गैस नहीं कर पाओगे। घुमा फिराकर मत बोलो, सीधे बताओ। मैं रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। मैं हमारी सिस्टर इन लॉ से मिला हूं। जैसे ही ये वर्ड्स निकले, जेंग चांग लगभग अपनी टी उगल देता। उसे लगा कि उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड फैमिली को पता चल गई है। क्या बेकार की बात कर रहे हो? तुम्हें सिस्टर इन लॉ कहां से मिल गई? तुम्हें मिलने वाली है। मैंने अपना फोन निकाला और उसे फोटो दिखाई। देखो, क्या ये वुमन ब्यूटीफुल नहीं है? जेंग चांग ने फोन लिया और देखा। जब उसने लियू रुयन को फोटो में देखा तो वह बहुत सरप्राइज्ड हो गया और मैंने उसकी जमकर तारीफ शुरू कर दी। वह बहुत अच्छी है, बहुत काइंड और राइटशस है। उसकी लुक्स की तो बात ही अलग है। वह बहुत ब्यूटीफुल है और सबसे इंपॉर्टेंट, वह तुम्हें भी जानती है। सबसे बड़ी बात, उसे तुम पसंद हो। जांग चांग ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने खुद कहा। उसने कहा कि तुम बहुत आउटस्टैंडिंग हो और तुम में मैस्कुलिन चार्म है। बिग ब्रो, तुम्हें पता नहीं, जब वह तुम्हारी तारीफ कर रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। यह सुनकर जेंग चांग का एक्सप्रेशन शांत रहा, लेकिन उसके दिल में हलचल मच चुकी थी। कुछ तो गलत है, यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तुम उससे कैसे मिले? उसकी चिंता मत करो, कल लियू फैमिली चैरिटी पार्टी होस्ट कर रही है। ये एक अच्छा मौका है। इतनी अच्छी वुमन के लिए तुम्हें यह चांस लेना चाहिए। और ये डैड का आइडिया भी है। मॉम और डैड ने कहा है कि अब तुम्हें वाइफ ढूंढने का समय आ गया है। जांग फैमिली के मेंबर के रूप में मैरिज अलायंस ही रास्ता है। ये तुम्हारे अग्री करने या ना करने पर डिपेंड नहीं करता। मैंने इसे ऐसे कहा जैसे ये सच हो। असल में जब तक अरेंज्ड मैरिज मुझसे नहीं है, मैं किसी को भी बेच सकता हूं। जांग चांग का फेस थोड़ा डार्क हो गया। मेरी बातों पर उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। जेंग चांग ने मेरी तरफ देखा और उस बात से कनेक्ट किया जब उसने मुझे और लियू रियोयान को साथ देखा था, पहले उस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में जो हुआ था। अचानक उसके दिमाग में सब कुछ क्लिक कर गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जेंग चांग अचानक मुस्कुराया। ठीक है, मैं कल चैरिटी पार्टी में जाऊंगा। जैसे ही मैंने यह सुना, मेरी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। काम हो गया था। अगली शाम लियू रुयन के दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस, चैरिटी पार्टी शुरू होने वाली है। मुझे पता है, लियू रुयन ने धीरे से जवाब दिया। उस अंधेरे कमरे में एक वीडियो चल रही थी। फ्रेम में एक हैंडसम आदमी था जिसके हाथ बेड पर कसकर बंधे हुए थे। उसका साफ और गोरा चेहरा नशे की वजह से लाल हो रहा था। गुड बॉय बनो। बताओ, क्या तुम्हें यह चाहिए? मुझे चाहिए, प्लीज सिस्टर, मुझे ये दे दो। एक गहरी मैस्कुलिन आवाज कमरे में गूंज उठी। लियू रियान सोफा पर सिमटी हुई बैठी थी, अपने हाथ में वाइन ग्लास घुमा रही थी। 3 साल हो गए थे, आखिरकार वह अपना जाल समेट सकती थी। फिर उसने रेड वाइन का ग्लास एक ही बार में खत्म कर दिया ताकि अपने अंदर उठ रहे उस जुनून को दबा सके। इस समय पार्टी हॉल लोगों से भरा हुआ था। मैं सोफा के एक कोने में था और फोन पर गेम खेल रहा था। तभी अचानक एक आदमी मेरे पास आया। क्या यह सेकंड यंग मास्टर जेंग नहीं है? आखिर यह आवारा कुत्ता देश वापस लौटने की जहमत कर ही गया। आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखा। मेरी भौहें हल्की सी चढ़ गईं। पता चला वह जेंग वैन मिंग था। दुश्मनों का रास्ता सच में बहुत छोटा होता है। जेंग वैन मिंग 2 कदम आगे बढ़ा और मेरे पास बैठ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा जैसे हम बहुत अच्छे भाई हों, लेकिन उस खटास भरे माहौल को सिर्फ हम दोनों ही महसूस कर सकते थे। तो सेकंड यंग मास्टर जंग,
विदेश में डरपोक की तरह छुपकर रहने के दिन कैसे थे। मैंने अपना फोन हाथ में घुमाया और मुस्कुराया। सब ठीक था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, और मुझे वहां के फॉरेन लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस भी मिल गया। वैसे मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, बस मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा वो जख्म पूरी तरह भर गया है या नहीं। अगर नहीं तो चलो मैं तुम्हें दवा दारू के लिए कुछ और पैसे दे देता हूं। ये कहते हुए मैंने जानबूझकर जेंग वेन मिंग की लोअर बॉडी की तरफ देखा। मेरा मतलब बिल्कुल साफ था। जेंग वेन मिंग ने मेरे मजाक उड़ाने वाले चेहरे को देखा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अपने चेहरे से यह स्माइल हटा लो। ये मत सोचो कि तुम कुछ साल विदेश में छुप गए, हमारी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है, बस देखते जाओ। मैं मुस्कुराया। मैं तो हमेशा तैयार हूं। मेरी खाल बहुत मोटी है, मैं किसी पागल कुत्ते के काटने से नहीं डरता। जेंग वेन मिंग ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। उसका दिल नफरत से भरा था। देखते हैं तुम कब तक इतना रौब दिखा सकते हो। मैंने बस मुस्कुराकर शैंपेन ग्लास खाली कर दिया। मैंने पहले ही यह भविष्यवाणी कर ली थी, देश वापस आने के बाद यह जांग वेनमिंग मुझसे पंगा लेने जरूर आएगा। आखिरकार मैंने उसे वहां चोट पहुंचाई थी, और उसकी पुरानी बातों को पकड़े रखने वाली फितरत के हिसाब से वह इसे कभी नहीं भूलने वाला था। जेंग वेन मिंग ने गुस्से में कहा, दिन अभी बहुत बड़े हैं, इंतजार करो। उसी समय मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी। तभी वह अचानक वाइब्रेट हुआ। टी रूम, सेकंड फ्लोर, रूम 666। जैसे ही मैंने यह सुना मेरी आंखें चमक उठीं। मैं तुरंत जंग चांग के पास गया और धीरे से कहा, भाई बहुत हो गया, बातें बंद करो, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जंग चांग ने सिर हिलाया और आसपास के डायरेक्टर से माफी मांगी। आई एम वेरी सॉरी एवरीवन, मुझे एक पर्सनल काम से जाना होगा। जब हम एक सुनसान कोने में पहुंचे, मैंने अपना फोन उसके सामने हिलाया। भाई वो आ गई है, वो सेकंड फ्लोर के टी रूम में है, जल्दी जाओ और उससे मिलो। वो औरत सच में कमाल है, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। जेंग चांग हल्के से मुस्कुराया। इतनी शानदार औरत है, क्या होगा अगर उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। मैं तुरंत एक्सपर्ट मोड में आ गया। इस समय उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, तुम्हारे पास एडवांटेज है, बस थोड़ा एफर्ट डालो, तुम उसे जेंग फैमिली की बहू बनाकर ही लाओगे। जेंग चांग हंसा। तुम्हें तो बहुत पता है, तुम खुद कब गर्लफ्रेंड बनाओगे। मैंने तुरंत जवाब दिया, अभी नहीं, पहले करियर, फिर जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब घर बसाऊंगा। जांग चांग ने मजाक उड़ाया। तुम कौन सा महान करियर बनाने वाले हो। मैं एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। जांग चांग हंसा। ठीक है, मेरी गलती। फिर वह ऊपर जाने लगा। मैंने उसे रोका। खाली हाथ जा रहे हो। मैंने सोफा से फ्रेश फ्लावर्स बुके उठाया और उसके हाथ में दे दिया। प्लानिंग नहीं होती तो तुम लाइफ भर सिंगल रहते। जेंग चांग मुस्कुराया और टी रूम की तरफ चला गया। करीब आधे घंटे बाद जेंग चांग बाहर आया। मेरा दिल अचानक बैठ गया। इतनी जल्दी? क्या बात सही से नहीं हुई? क्या उसने रिजेक्ट कर दिया? जांग चांग हल्के से मुस्कुराया। हमारी अच्छी बनी, वी हिट इट ऑफ। यह सुनकर मैंने चैन की सांस ली। बड़े भाई, एक एडवाइस है, एक मर्द के तौर पर आपको इतना फास्ट नहीं होना चाहिए। जांग चांग ने मेरी बात के डबल मीनिंग पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना कोट उठाया और पहन लिया। मॉम का कॉल आया था, डैड पूरे दिन से सो रहे हैं, मुझे थोड़ा कंसर्न है, मुझे घर जाकर चेक करना होगा। यह सुनकर मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। ओह नो, मेरी तो बैंड बज गई। मैंने तुरंत संभलते हुए कहा, मैं थोड़ा बिजी हूं, आप पहले चले जाओ। हमारे डैड अभी भी बिल्कुल हेल्दी हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेंग चांग ने हल्का सा आंखें तिरछी की। उसकी इंट्यूशन कह रही थी, यहां कुछ गड़बड़ है। श्याओ हाँ, जो खुद कन्फेस करता है उसके लिए नरमी होती है, और जो रजिस्ट करता है उसके लिए सख्ती। बताओ, खुद बोलोगे या मुझसे कहलवाना पड़ेगा? जैसे ही यह सुना मेरा शरीर हल्का सा कांप गया। एक्चुअली मैं बस आपकी खुशी चाहता था, मैंने हकलाते हुए कहा। इसलिए मैंने पापा की चाय में एक स्लीपिंग पिल डाल दी थी। जैसे ही मैंने यह कहा, जेंग चांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे बाहर घसीट लिया। थोड़ी देर में हम विला पहुंच गए। मैं कमरे में इधर उधर भाग रहा था उसके वार से बचने के लिए। पहले यह सिर्फ मेंस सिंगल्स था, फिर अचानक मिक्स्ड डबल्स बन गया, और अंत में फुल टीम मैच हो गया। तभी जांग ली, जो अभी ट्रिप से लौटी थी,
जैसे ही उसे पता चला कि पूरा परिवार मुझे पीट रहा है, वह भी अंदर दौड़ती हुई आई। उसने एक फेदर डस्टर उठाया और सीधे मेरी तरफ दौड़ी। कोर्ट यार्ड में खड़े सर्वेंट्स हैरानी से देख रहे थे। यंग मास्टर सच में बेचारे हैं, अकेले 4 लोगों का सामना कर रहे हैं। नतीजा, मैं पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। न बैठ पा रहा था, न सीधा लेट पा रहा था। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। लेकिन किस्मत से मैंने एक अच्छी जोड़ी बना दी थी। ये पिटाई सच में वर्थ इट थी। सुबह दरवाजा जोर से खुला। मैं डर के मारे उछल गया। नॉक करना नहीं आता। जांगली अंदर आई, गुस्से में, लेकिन मेरी हालत देखकर नरम पड़ गई। खाने का वक्त हो गया है। वो मेरे लिए नाश्ता लाई। तुम्हें अपनी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने उसे घूरा और टॉपिक बदल दिया। हे दीदी, गैस करो मैं कल इतना जिद्दी क्यों था। जैसे ही उसने गॉसिप सुना, वो समझू, वह तुरंत इंटरेस्टेड हो गई। इसलिए क्योंकि मैंने बड़े भाई के लिए भाभी ढूंढ ली है। वह लियू रुइयन है। यह सुनकर जांगली चौंक गई। तुम उसे कैसे जानते हो? मेरी कार उससे टकरा गई थी। मुझे वो काफी अच्छी लगी। अगर भाई उसकी शादी उससे कर लें तो हमें अरेंज्ड मैरिज से बचाया जा सकता है। जेंगली अभी भी शॉक्ड थी। मैं खुद जाकर चेक करूंगी। थोड़ी देर में वह कंपनी पहुंची। उसने जांग चांग को फोन पर बात करते सुना। उसकी आवाज अनयूजुअली सॉफ्ट थी। कॉल खत्म होने के बाद, भाई, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जांग चांग ने सिर हिलाया। क्या वह लियू रुयन है? जांग चांग हल्के से मुस्कुराया। यह बच्चा सच में कोई राज नहीं रख सकता। फिर उसने उसे ध्यान से देखा। लगता है तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है और उसका स्टेटस हमारे लेवल का नहीं है। जेंगली ने सिर झुका लिया। क्या स्टेटस इतना इंपॉर्टेंट है? डैड के लिए? हाँ, फैमिली में किसी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। यह सुनकर उसकी आंखें भर आईं। तो आप ये मेरे लिए कर रहे हैं? जेंग चांग ने सिर हिलाया। नहीं, यह श्याओ हाँ के लिए है। 3 साल पहले लियू रुयन की नजर उस पर थी। जांगली शॉक में रह गई। वह तब सिर्फ 15 साल का था? जांग चांग बोला। उसने 3 साल इंतजार किया है। मेरा सुझाव है, डील पक्की कर देते हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी एबिलिटीज के साथ वो उसकी प्रोटेक्शन आसानी से कर सकती है। और तुम जानती हो उसकी जिद कितनी खतरनाक है। इस यंग कपल को खुद डिसाइड करने दो। जांगली ने धीरे से कहा। लेकिन क्या वह मानेगी? मुझे तो लगता है वो घर जमाई ढूंढ रही है। जांग चांग की आंखों में हल्की चमक आई। तो फिर दूल्हे की तरफ से हम हैं, थोड़ा गिफ्ट तो बनता है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर सेक्रीफाइस करना ही है तो छोटे भाई को ही कर देते हैं। जांग चंग ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना फैसला सुनाया। यह उसकी गलती है कि वह इतना बेवकूफ है। हो ही नहीं सकता। उसे उस बच्चे को कॉल करना ही पड़ा। जब कॉल कनेक्ट हुआ तब मैं अभी भी अपने कंबल में लिपटा हुआ था, गहरी नींद में। क्या बात है श्याओ, हाँ, तुम लंच में क्या खाना चाहते हो? जेंगली के चेहरे पर एक बेहद कोमल मुस्कान थी। बस नाम लो कि तुम्हें क्या खाना है। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। फोन से आती उस आवाज को सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। क्या तुमने कोई गलत दवा खा ली है? जंगली ने मेरी बात को अनसुना कर दिया और अपनी बात जारी रखी। मांचूहान इंपीरियल फीस्ट कैसा रहेगा? अगले 3 दिनों के लिए मांचूहान इंपीरियल के सभी 108 व्यंजन तुम्हारे लिए अरेंज किए जाएंगे। बस पक्का समझो। फिर कॉल काटने के बाद जंगली ने एक ठंडी आह भरी। यहां तक कि एक शाही दावत भी उस अपराध बोध, गिल्ट की भरपाई नहीं कर सकती थी जो वह अपने छोटे भाई के लिए महसूस कर रही थी। भाई, मुझे लगता है कि तुम सच में एक पापी हो। लाइन के दूसरी तरफ मैं डम्फॉन्डेड था। मैंने उस दावत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब तक टेबल पर 15 व्यंजन नहीं सज गए तब तक मुझे होश नहीं आया और मैंने अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटी। खत्म, सब खत्म हो गया। ये दुनिया सच में पागल हो गई है। ये वैसा ही था जैसे एक नेवला मुर्गे को नए साल की बधाई देने आया हो। इसके पीछे कोई नेक इरादा तो हो ही नहीं सकता। मेरे 3 दिनों के ग्राउंडिंग पीरियड अभी खत्म ही हुए थे और मेरी सुबह की चिड़चिड़ाहट अभी बाकी थी। तभी मुझे पहला टास्क मिला जो जांग चांग ने मुझे सौंपा था। श्याओहा, फूलों का यह बुके मिस लियू तक पहुंचा दो। आप खुद क्यों नहीं जाते? पत्नी आपको ढूंढनी है या मुझे?
मैं यहां मैच मेकर हूं। आफ्टर सेल्स सर्विस मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। जेंग चांग ने अपना नाश्ता खत्म किया और रुमाल से अपना मुंह पोंछा। मैं कंपनी में बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास समय नहीं है। इस बीच मैं सोफे पर लेटा हुआ दूध पी रहा था। मैं भी फ्री नहीं हूं, मुझे अभी पापा के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार करना है। माना करने वाले शब्द अभी मेरे होंठों से निकले ही थे कि अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली और मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। सिर्फ फूल ही तो पहुंचाने हैं, ये तो बच्चों का खेल है, आप चिंता मत कीजिए। ये मुझ पर छोड़ दीजिए, सीईओ जियांग। अगर भविष्य में कोई भी काम हो तो बस मुझे एक कॉल कर दीजिएगा। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने 1 लाख युआन का रेड एनवेल्प ट्रांसफर स्वीकार करते हुए मुस्कुराकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैंने टेबल से बुके उठाया और तेजी से गाड़ी चलाकर बाहर निकल गया। सिस्टर रुयन, आप कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढने आ रहा हूं। लियू रुयन अपनी डेस्क पर बैठी थी। मेरी साफ और ऊर्जावान आवाज सुनकर उसके होंठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं कंपनी में हूं, मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है। कॉल काटने के बाद मैंने लोकेशन देखी और खुशी से सीटी बजाई। जल्द ही मैं लियू रुयान के ऑफिस में था। दीदी, ये मेरे बड़े भाई की तरफ से है। लियू रुयान ने बुके लिया और हल्के से मुस्कुराई। उसने जानबूझकर पूछा, भले ही उसे पहले से पता था। तुम्हारा भाई खुद क्यों नहीं आया? वह कंपनी के काम में बहुत व्यस्त है, वह निकल नहीं सका। मैं लापरवाही से एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरी आंखें उस बेहद आलीशान सी ईओ ऑफिस को स्कैन कर रही थीं। लियू रुआन ने बुके टेबल पर रख दिया। तुम अपने बड़े भाई के प्रति काफी आज्ञाकारी हो। मैं मन ही मन हंसा। मैंने सोचा कि जब तक पैसा सही मिल रहा है तब तक सब ठीक है, लेकिन मेरे मुंह से निकला, आपके प्यार की खातिर मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जो आप कहेंगी। ऐसा है क्या? लियू रियुयान ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। मैं खिड़की के बाहर के खूबसूरत नजारे को देखने में व्यस्त था, इसीलिए मैंने लियू रुआन की आंखों में चमकती हुई उस चालाकी को नहीं देखा। कुछ मामूली बातचीत के बाद मैंने वहां से निकलने का बहाना ढूंढा। जैसे ही मैंने एलिवेटर में कदम रखा, जैंग चांग का कॉल आ गया। मिस लियू अभी टिम्बर मार्केट जाने वाली हैं। वह एक लड़की है और अकेली है। मुझे चिंता हो रही है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मेरा पैर, जो एलिवेटर से बाहर निकलने वाला था, जम गया। मैंने चिढ़ते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, आफ्टर सेल्स सर्विस मेरे पैकेज का हिस्सा नहीं है। क्या आपको लगता है कि मेरे पास बहुत खाली समय है? ओह, तो फिर रहने दो। जंग चंग ने आह भरी। सही इंसान ढूंढना सच में आसान नहीं है, लेकिन अगर किसी औरत के पास कोई नहीं होगा तो भावनाएं कम हो जाएंगी। शायद तुम्हारा बड़ा भाई कुंवारा ही रहने के लिए बना है। भविष्य में जियांग परिवार के वंश को आगे बढ़ाने का काम अब तुम पर ही निर्भर करेगा। कुछ दिन पहले चैरिटी बैंक्वेट में मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी थी। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। यह आखिरी बार है। भविष्य में आप अपनी पत्नी को खुद मनाना। ठीक है, जेंग चांग ने लापरवाही से कहा और फोन काट दिया। बेबस होकर मेरे पास वापस मुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं जेंग चांग और लियू रुआन का रिश्ता टूटने नहीं दे सकता था, और मैं तो बिल्कुल भी बिजनेस मैरिज में नहीं फंसना चाहता था। तुम वापस क्यों आ गए? लियू रुयन ने अभी अपना कोट उठाया ही था और बाहर जाने के लिए तैयार थी, तभी मैं वापस अंदर आया। मैंने तुरंत उसके हाथ से कोट ले लिया और जांग चांग की तारीफों के पुल बांधने लगा। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि आपके साथ टिम्बर मार्केट जाऊं। उन्हें डर है कि आपका अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। लियू रुयन धीरे से मुस्कुराई। उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, कितना विचारशील है वह। जब तुम घर जाओ तो मेरी तरफ से अपने भाई का शुक्रिया जरूर करना। ओ, वैसे टिम्बर मार्केट के रास्ते में अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है, इसीलिए आज हम कार से नहीं जा सकते। जब हम नीचे पार्किंग गैराज में पहुंचे तो मेरी नजर एक मोटरसाइकिल पर पड़ी। एक टॉप ऑफ द लाइन, बड़ी डिस्प्लेसमेंट वाली काली मॉडल। दीदी, आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है? लियू रुआन मुस्कुराई और बोली, तुम कह सकते हो कि मुझे लगभग हर एक्सट्रीम स्पोर्ट आता है। मेरी प्रशंसा भरी नजरों को देखकर उसके होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? मैंने सिर हिलाया। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है। मेरे पापा कहते हैं कि रेसिंग सिर्फ पागल लोगों के लिए है।
रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, इसीलिए वह मुझे इसे छूने भी नहीं देते। ये कहने के बाद मुझे अचानक कुछ एहसास हुआ और मैंने तुरंत जोड़ा, बेशक, आपको छोड़कर। ल्यूरुआन ने सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी निगाहें लुभावनी थीं। क्या एक बार पागल बनने की कोशिश करना चाहते हो? मैंने धुंधलेपन में सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, भविष्य में मुझे पागल बनाने के लिए आपकी जरूरत होगी। जब तक मैं होश में आता, ल्यू रुआन ने एक हेलमेट उठाकर मेरे हाथों में थमा दिया था। मैंने खड़ा होकर देखा कि कैसे उसने अपनी लंबी टांगें बाइक के ऊपर घुमाई। उसका औंरा जबरदस्त था, जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा का हो। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, जैसे वह बेकाबू होकर कुछ धड़कनें भूल गया हो। तभी मेरी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई। ओह नहीं, यह बुरा है। मैं आखिर क्या सोच रहा हूं? वो मेरी होने वाली भाभी है। फिर मैं ल्यूरुआन के पीछे बैठ गया, हेलमेट पहना और एक क्लिक के साथ विजर बंद कर दिया। तुरंत बाद उसकी आवाज मेरे कान में आई, मुझे कसकर पकड़ लो। मैंने शर्माते हुए उसकी पतली कमर की ओर देखा। समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहां रखूं। अचानक हमारे नीचे की बाइक गरज उठी। जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और आगे बढ़ी, मेरा बैलेंस बिगड़ा गया और मैंने सहज रूप से अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस लीं। लियू रुयन ने अपनी कमर के चारों ओर उस कसकर पकड़ी हुई पकड़ को महसूस किया और उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान खिल गई। उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा। मुझे सिस्टर रुयान की तरह कूल बनना है। नहीं, मुझे उनसे भी ज्यादा जंगली बनना है। मोटरसाइकिल बिना किसी बाधा के दौड़ती रही। जल्द ही हम टिम्बर मार्केट पहुंच गए। यह बाजार बहुत बड़ा था और यहां लकड़ी की वैरायटी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थी। घूमते घूमते मेरी आंखें अचानक चमक उठीं। गोल्डन सिल्क नन्मू वुड, सुंदर, आलीशान और शालीन। ये 1000 साल तक नहीं सड़ती और कीड़ों से सुरक्षित रहती है। पापा के लिए अस्थि कलश, यूआरएन बनाने के लिए यह सबसे बेहतरीन लकड़ी है। मैं बहुत उत्साहित था। हालांकि इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, पीछे से ल्यू रुयन की आवाज आई, यह लकड़ी का टुकड़ा अच्छा है, मैं इसे ले लूंगी। कृपया इसे सावधानी से पैक करें और ल्यू ग्रुप के हेडक्वार्टर्स भेज दें। यह सुनकर दुकानदार की मुस्कान थम नहीं रही थी। जी बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूं कि आपके लिए सब कुछ ठीक से अरेंज कर दिया जाएगा। मैं एक तरफ खड़ा होकर बेबसी से देखता रहा कि कैसे लकड़ी का वह टुकड़ा, जिसे मैंने आखिरकार ढूंढ लिया था, मेरी आंखों के सामने से निकल गया। मुझे काफी देर तक निराशा महसूस हुई। मैं लंबे समय से अपने पापा के लिए एक टॉप ग्रेड लकड़ी का टुकड़ा ढूंढना चाहता था। अब उनका बड़ा जन्मदिन करीब आ रहा है। अगर मैंने जल्दी शुरू नहीं किया तो मैं समय पर इसे बना नहीं पाऊंगा। लकड़ी खरीद ली गई है, चलो चलते हैं। मैंने भौहें सिकोड़ी और आसपास देखा। क्यों ना हम थोड़ा और घूमें? मैं यिंचैन वुड का एक टुकड़ा भी ढूंढना चाहता हूं। दुकानदार ने कहा, अभी पूरे बाजार में यही एक यिंचन वुड का टुकड़ा बचा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दूसरे बाजारों में देख सकते हैं। मुझे याद है कि लिन सिटी में भी एक बड़ा टिम्बर मार्केट है। मैं किसी दिन आपको वहां ले जा सकता हूं, लेकिन अगले कुछ दिनों में नहीं। मैं व्यस्त हूं। वापसी के रास्ते में मैं कई बार कुछ कहना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। पर जब तक हम वापस कंपनी पहुंचे, तब तक मैं आखिरकार खुद को और रोक नहीं पाया। दीदी, आखिरकार आप उस लकड़ी के टुकड़े का क्या करने वाली हैं? लियू रियुयान ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और बड़े इत्मीनान से बोली, मैंने सुना है कि यिंचैन वुड 1000 साल तक नहीं सड़ता और यह बुरी ताकतों को भी दूर रखता है। तो मैं सोच रही हूं कि इसके कुछ कंगन, ब्रेसलेट्स बनवा लूं अपने एम्प्लॉइज के लिए, ताकि उनका हौसला बढ़े। मैं एक पल के लिए खामोश रहा, फिर दबे पांव पूछा, वैसे कंगन के लिए सबसे अच्छी चीज तो अगरवुड होती है। अगरवुड बहुत महंगा है, लियू रुयन ने बिना पलक झपकाए कहा। आजकल पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, तो जहां बचत हो सके वहीं बेहतर है। एक पल बाद मैंने हिचकिचाते हुए फिर कहा, रोजवुड भी काम कर सकता है, या फिर ग्रीन सैंडलवुड, या फिर ओल्ड माउंटेन सैंडलवुड। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें यह गोल्डन सिल्क नामू वुड दे दूं? मैंने उम्मीद के साथ अपनी पलकें झपकाईं। क्या क्या यह मुमकिन है? ल्यू रियुयान की आंखों की गहराई में एक चमक सी कौंधी।
तो फिर इसमें मेरा क्या फायदा? मैं आपको डबल कीमत दे सकता हूं। मैंने अपनी आखिरी कीमत पेश की। लियू रियुयान मुस्कुराई और अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे की तरफ झुक गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पैसों की परवाह करती हूं? मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। जाहिर है, जिसके पास 20 मिलियन युआन बिना सोचे फेंकने का दम हो, उसके लिए यह छोटी सी रकम क्या चीज है। ऊपर से आपने कभी बदले में कुछ मांगा भी नहीं। तो ऐसा करते हैं, आप पहले मुझे यह गोल्डन सिल्क नामू दे दो और बाद में मैं आपको इससे भी बड़ा टुकड़ा ढूंढकर वापस कर दूंगा। आपका क्या ख्याल है? लियू रुयन के होंठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसका वो हमेशा रहने वाला ठंडा चेहरा अचानक मेरे लिए नरम और कोमल हो गया। इससे बड़ा टुकड़ा बेकार है। जो चीज मेरे कंट्रोल और हिसाब से बाहर हो, वो सब कचरा है। पूरे वक्त मुझे लगा था कि लियू रियुयान एक सुलझी हुई और बात मानने वाली इंसान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज वो मुझे इतनी बेरहमी से मना कर देगी। जैसे ही मैं हार मानने वाला था, लियू रियुयान अचानक बोल पड़ी, मैं तुम्हें यह गोल्डन सिल्क नामू दे सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि चीजें इतनी जल्दी पलट जाएंगी। कैसी शर्त? मेरी पूंछ, टेल, बन जाओ और यह पक्का करो कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो, तुम तुरंत वहां मौजूद होगे। कोई बात नहीं, मैंने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। आखिर अपनी होने वाली भाभी का दिल ही तो जीतना था, भले ही मैं अपनी मर्जी से ना आता। जेंग चांग तो वैसे भी सारे फालतू काम मुझ पर ही थोपने वाला था। इस जवाब से लियू रियुयान को कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर मैं कितना मासूम था। कोई भी मुझे नाक से पकड़कर खींच सकता था और मैं सीधे जाल में ऐसे गिरता जैसे मुझे खुद कुछ समझ ही ना आया हो। अचानक लियू रुआन की आंखें फिर से ठंडी हो गईं। नहीं, भविष्य में मुझे इस शख्स का बहुत ध्यान रखना होगा, वरना कोई भी इसे लॉलीपॉप दिखाएगा और यह बेवकूफ पिल्ला, सिली लिटिल पपी, सीधे उनकी बाहों में दौड़ता हुआ चला जाएगा। तुम्हें यह गोल्डन सिल्क नामू लकड़ी इतनी जल्दी में क्यों चाहिए? अगले हफ्ते मेरे पापा का बड़ा जन्मदिन है। मैं उन्हें एक खास तोहफा देना चाहता हूं। लियू रियुयान ने अपनी भौहें छड़ाईं। उसे पता था कि मैं पिछले कुछ दिनों से सही लकड़ी ढूंढने में पागल हुआ जा रहा हूं। कैसा तोहफा? मैंने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। मेरा महान पेशा, प्रोफेशन, हर किसी के बस की बात नहीं है। आखिर है क्या वो? मैंने मासूमियत से मुस्कुराया। सूरज जैसी चमक मेरे चेहरे पर थी। लियू रियुयान बस मुझे देखती रह गई। उसकी आंखों में एक अनकहा जुनून था। मैंने सुना है जब तुम विदेश में थे तब तुम डिजाइन पढ़ रहे थे, है ना? डिजाइन और स्कल्पचर। मैंने बात पूरी की। क्या इत्तेफाक है, मेरी कंपनी को एक सीनियर डिजाइनर की तलाश है। अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। 2 सेकंड की खामोशी के बाद वो फिर बोली, मैं जानती हूं तुम्हारे जांग परिवार का रुतबा बहुत बड़ा है, लेकिन सपनों को हकीकत से मिलना जरूरी है, तभी वो चमकते हैं। जैंग ग्रुप ज्यादातर फाइनेंस और रियल एस्टेट में है। वहां डिजाइन जैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल प्लेग्राउंड बना सकती हूं। यह सुनकर मैंने उलझन में अपना सिर खुजलाया। मेरे डिजाइन के नक्शे शायद आपकी कंपनी इस्तेमाल न कर पाए। अब तो मैं और भी उत्सुक हूं। आखिर तुम डिजाइन क्या करते हो? मैं थोड़ा आगे झुका। मेरी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास और गर्व था। अस्थि कलश, इयर्न्स। लियू रुयन एक पल के लिए सन्न रह गई। अब समझ आया कि जब भी झेंग चांग इस लड़के के शौक के बारे में बात करता था तो उसके पास शब्द क्यों नहीं होते थे। काफी दिलचस्प पेशा है, बहुत रचनात्मक और साहसी भी। दीदी, आप सच में पारखी नजर रखती हैं। मेरे बड़े भाई से तो कहीं बेहतर। उन्हें तो बस मेरी बेइज्जती करना आता है। लियू रियुयान मुस्कुराई और पूछा, तो तुमने अस्थि कलश डिजाइन करने का पेशा क्यों चुना? क्या आपको नहीं लगता कि जीते जी अपने लिए एक सबसे सुकून भरी आखिरी जगह खुद चुन पाना कितनी सुखद बात है? तो तुम अपने पिता को एक अस्थि कलश तोहफे में देने वाले हो। उसे लगा ये लड़का कितना सीधा है। बस चंद सवालों में इसने सारे राज उगल दिए। आप बहुत समझदार हैं। अगर मेरे भाई आपसे शादी कर लें तो यह उनके 3 जन्मों का पुण्य होगा। अगले ही पल लियू रुआन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। मेरे लाल होंठों को देखकर उसे बस गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी मुझ पर झपट पड़ेगी।
मैं तुम्हें यह लकड़ी मुफ्त में दे दूंगी। साथ ही तुम कल से यहीं आकर काम करोगे। मैं खुद तुम्हें सुपरवाइज करूंगी ताकि तुम इतनी कीमती चीज बर्बाद ना करो। मैंने पास वाले कमरे की तरफ देखा, जो बस एक कांच की दीवार से अलग था। एक मर्द और औरत का ऐसे साथ रहना थोड़ा अजीब था। क्या यह सही रहेगा दीदी? लियू रियुयान अपनी कुर्सी पर तनकर बैठ गई और कंप्यूटर चालू कर दिया। उसकी आवाज में एक फैसला था। मेरी नजर में पैसे से जुड़ी हर चीज का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, इसीलिए मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। और वैसे भी यह तुम्हारे बड़े भाई की भी इच्छा है। यह सुनकर मैं अवाक रह गया। लियू फैमिली की कंपनी से निकलते ही मैंने तुरंत जंग चांग को फोन किया और उसे खरी खोटी सुनाई। भाई, क्या आपने लियू रियन से मुझे सुपरवाइज करने को कहा है? अभी तो वो हमारे घर आई भी नहीं है। उसे मुझ पर हक जमाने का क्या अधिकार है? वो तुम्हें सुपरवाइज नहीं कर रही, तुम उसे सुपरवाइज कर रहे हो। जिंग चांग ने प्यार से समझाने की कोशिश की। वैसे भी हमारी अभी आधिकारिक ऑफिशियल शादी नहीं हुई है। मुझे डर है कि कहीं कोई और मर्द उसके करीब ना आ जाए। मेरी मदद करो और उस पर नजर रखो। जिंग चांग की बातें थोड़ी अजीब थीं। उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि वो उसकी होने वाली पत्नी है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा ही लग रहा था। मुझे गुस्सा आया। मैं तो बस एक मैच मेकर बनने चला था। किसे पता था कि इसके बाद इतनी भारी आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी देनी पड़ेंगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं है भाई। कंपनी का काम बहुत ज्यादा है, मैं जा नहीं पा रहा। ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते एक रियल एस्टेट ब्रोकरेज सेमिनार है। तुम मेरी जगह वहां चले जाओ ताकि मैं एक डेट पर जा सकूं। मना करने वाले शब्द मेरे गले में ही अटक गए। मुझे रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता भाई। अतिरिक्त सेवाओं के लिए अतिरिक्त भुगतान, एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, वरना सौदा कैंसिल। एक इंटरनेशनल ब्लैक कार्ड, अनलिमिटेड स्वाइपिंग। अब बोलो। फोन रखते ही मैंने खुशी में सीटी बजाई। दिल का सारा गुस्सा गायब हो गया। इंटरनेशनल ब्लैक कार्ड मतलब कहीं भी कितना भी स्वाइप करो, बस काम, कोई भावनाएं नहीं। ये कमाल है। जब मैं घर पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। घर में नए रसोइयां, शेफ्स आए थे। जंगी, देखो, मैंने तुम्हारे लिए सैनसाई के शेफ बुलाए हैं। अब से यहां सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? जंगली का वो पुराना चिड़चिड़ापन गायब था। वो इतनी कोमल लग रही थी कि मुझे ठंडक सी महसूस हुई। ये औरत पागल हो गई है। पिछले 3 दिनों में मैंने 108 तरह के पकवान चखे थे, और आज सेंजाई के शेफ। इसमें जरूर कोई गहरी साजिश है। मम्मी पापा कहाँ हैं? जांगली ने एक लंबी आह भरी। पापा को डर है कि तुम्हें देखकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, इसीलिए अपनी उम्र बढ़ाने के लिए वो मम्मी को लेकर फ्रांस चले गए हैं। मैंने अपना मुंह बनाया। बूढ़े हो गए हैं, पर रोमांस अभी भी बाकी है। खाने की मेज पर बैठते ही मैंने 10 अलग पकवानों को देखा। फिर मैंने गंभीर होकर जेंग ली की तरफ देखा। दीदी, सच बताओ, क्या आपको कोई जानलेवा बीमारी, टर्मिनल इलनेस है? डरो मत। अगर हमें कंगाल भी होना पड़ा तो भी हम आपका इलाज कराएंगे। अगर यह पहले की बात होती तो जेंगली मुझे थप्पड़ थप्पड़ मार चुकी होती, लेकिन आज वो बस मुस्कुराई। उसे दुख था कि उसका छोटा भाई अब किसी जंगली स्वर के हाथों छिनने वाला है। मेरी शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। तो यह बात है, आप 20 साल से ऊपर की हो गई हैं। आपको बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। कब तक मायके से चिपकी रहेंगी? अगर और देर की तो पुरानी कुंवारी, ओल्ड स्पाइंडर बन जाएंगी। वैसे भी आपके अकेले होने की वजह सिर्फ यह नहीं है कि आप बदसूरत हैं, बल्कि आप बूढ़े और मुरझा भी गई हैं। अगले ही पल जेंगली की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें छोटी हो गईं और मुट्ठियां भींच गईं। हड्डियां चटकने की आवाज आई। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। क्या हुआ दीदी? दांत में दर्द है। जेंगली ने दांत पीसते हुए एक नकली मुस्कान दी। जैसे ही मैंने खाना खत्म किया, मेरा फोन बजा। मैंने तुरंत अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। क्या कुछ पता चला? दूसरी तरफ मेरा बचपन का दोस्त चिन्मू था, पुलिस विभाग में इंटर्न। ढूंढ लिया। वो एक औरत है, और तुम्हारे बताए हिसाब से वो काफी वाइल्ड भी है। मेरा चेहरा काला पड़ गया। तुम छोटे से सुराग भी नहीं ढूंढ पाए और मुझे फोन करने की हिम्मत की? चिन्मू हंसा। इतना भड़क क्यों रहे हो? भड़कूं नहीं तो क्या करूं? किसी कुत्ते ने काटा हो तो देखो। आजकल न चैन से खा पा रहा हूं, न सो पा रहा हूं। सपनों में भी वो औरत मुझे काटती हुई दिखती है। मैं उस बॉस का
से अपने 20 मिलियन युआन वापस लेकर ही रहूंगा। एक पैसा भी कम नहीं। अभी सुराग बहुत कम है। बार और होटल के कैमरों का डेटा नहीं मिल रहा, और जो वीडियो तुमने बताया वो पर्सनल कैमरे से था। शायद हमें तुम्हारे आसपास के रिश्तों से जांच शुरू करनी चाहिए। मैंने काफी देर तक दिमाग दौड़ाया कि आखिर मैंने किसका रास्ता काटा है। अगर कोई सुराग मिलता तो हम उस तक पहुंच सकते थे, वरना ये तो अंधेरे में सुई ढूंढने जैसा था। आखिर मैंने किसको ऑफेंड किया होगा? तभी अचानक मुझे याद आया, क्या मैंने उस तथाकथित लेजिटिमेट पोते जांग वेनमिंग को नहीं पीटा था? थोड़ा सोचने के बाद मैंने चिनम्यू से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो कमीना मेरे साथ खेल खेल रहा है? चिनम्यू 2 सेकंड के लिए खामोश रहा। वो भी उस पुराने लवडे में शामिल था, इसलिए उसे पता था कि मेरे और जांग वेनमिंग के बीच कितनी पुरानी रंजिश है। बिना सबूत के सब बातें बेकार हैं। पर हाँ, नजर रखनी होगी। ये रातों रात सुलझने वाला मामला नहीं है। चलो आज रात ड्रिंक्स पर चलते हैं। जब तुम वापस आए थे मैं मिशन पर था, इसलिए आ नहीं पाया। आज बाकी लड़कों को भी बुलाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। मैंने भी जोश में आकर कहा, ठीक है, आज की दावत मेरी तरफ से। आज तो दिल खोलकर पिएंगे। जब तक टल्ली नहीं हो जाते घर नहीं जाएंगे। शाम को मैं सीधा तय की गई जगह पर पहुंच गया, यून सिटी का सबसे मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट सांजी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मुझे लिंग फैंग की दहाड़ सुनाई दी। पिछली बार ये लड़का ड्रिंक खत्म होने से पहले ही खिसक गया था। भाइयों, आज इसे हिलने नहीं देना है। मैं हंसते हुए अपनी मेन सीट की तरफ बढ़ा। चिंता मत करो, आज तुम्हारा ये यंग मास्टर तुम सबको लिटाए बिना यहां से नहीं जाने वाला। तभी मेरी नज़र साथ वाली सीट पर पड़ी। वहां सू बिंग बिंग बैठी थी। उसकी सीट किसी और के पीछे छिपी थी, इसलिए आते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों के साथ थोड़ी हंसी मजाक के बाद मैं आखिरकार बैठ गया। मैंने मेज पर एक सरसरी निगाह डाली। अचानक मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। इतना बेवकूफ़ कौन है जो पीने के सेशन में औरत को लेकर आया है? कोने में बैठी सू बिंग बिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जियांग ही, बहुत वक्त बाद मिले। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया। मेरी नज़र बस एक पल के लिए रुकी और फिर सीधा चिनम्यू पर चली गई। सू बिंग बिंग को थोड़ा बुरा लगा। उसने न जाने कितने रियूनियन के सपने देखे थे, पर उसे क्या पता था कि मैं उसे दोबारा मुड़कर देखूंगा भी नहीं। चिनम्यू ने धीरे से समझाया। जब हम यहां पहुंचे वो दरवाजे पर ही खड़ी थी। सबको पता है कि वो यंग मास्टर जियांग की प्रोटेक्शन में है, तो उसे रोकने की हिम्मत किसकी होती? मुझे लगता है वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती है, इसलिए सूंघते सूंघते यहां तक आ गई। ये सुनकर मैं सच में स्पीचलेस था। बकवास बंद करो, मेरा कोई पुराना चक्कर नहीं है। ये है कौन? चिनम्यू ने मेरी शक्ल देखी और बस एक बेबसी वाली मुस्कान दी। किसे पता ये कहाँ से टपक गई। छोड़ो इसे, पीना चालू करो। ड्रिंकिंग सेशन आधा ही हुआ था कि मेरी हालत ख़राब होने लगी। शराब की वजह से मेरा चेहरा लाल हो चुका था और मैं लड़खड़ाने लगा था। तुम लोग चालू रखो, मैं ज़रा होकर आता हूँ। लिन फैंग लड़खड़ाते हुए अपनी बोतल लेकर खड़ा हो गया। ये पक्का फिर से भागने का प्लान बना रहा है। सुन लो सब, उसने उंगली उठाते हुए ऐलान किया। आज जो भी इस दरवाजे से पहले बाहर गया वो कछुए की औलाद होगा। शराब सर चढ़ चुकी थी, पर इतनी भी नहीं कि मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊं। लिन फैंग की बात सुनकर मेरा खून उबल गया। मैं उसे पीटने के लिए आगे बढ़ा। ओ मेरे प्यारे पोते, भाइयों पकड़ो इसे। मेरे ऑर्डर देते ही सब उस पर टूट पड़े और उसे कुर्सी से चिपकाकर उसकी अच्छी कुटाई कर दी। कमीने, तेरा दादा यहाँ है, किसकी हिम्मत जो बदतमीजी करे। बवाल काटने के बाद मैं किसी तरह प्राइवेट रूम से बाहर निकला। जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया मैं अचानक एक औरत से टकरा गया। उसकी बॉडी से टकराते ही मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। सू बिंग बिंग ने तुरंत मुझे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने मुझे छुआ मैंने उसे जोर से झटक दिया। सू बिंग बिंग ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, जांग ही, तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम कौन हो? मैंने नशे में धुत होकर उसे देखा। एक औरत। अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। ये तो वही औरत थी जो मुझे देश वापस आने के पहले दिन बार में मिली थी। मेरा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। आखिरकार इस यंग मास्टर ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने झपट्टा मारकर उसकी गर्दन दबोच ली और उसे पीछे दीवार से सटा दिया। कमबख्त औरत, आज तू खुद सामने आ गई। अगर तूने मेरे वो 20 मिलियन युआन वापस नहीं किए तो आज तेरा खेल खत्म है। सू बिंग बिंग का दम घुटने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जियांग ही, ये मैं हूं। सू बिंग बिंग। उसने मेरा हाथ हटाने की कोशिश की, पर उसने खुद को मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही अहम समझ लिया था।
उसे लगा कि 4 साल पहले जो मैंने उसके लिए लड़ाई की थी वो इसलिए थी क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। स्वर्ग का रास्ता था पर तू आई नहीं। नरक में दरवाज़ा नहीं था फिर भी तू घुस गई। मेरी पीठ पीछे साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? नशे का गुस्सा और पुरानी नफरत। मैं किसी फेयर लेडी पर रहम करने के मूड में नहीं था। छोड़ो। जियांग ही। सू बिंग बिंग मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाई। उसकी आंखों से खौफ के आंसू बहने लगे। जैसे ही सू बिंग बिंग की चेतना धुंधली होने लगी तभी वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से खुला। लियू रुयन ने जब सू बिंग बिंग को मेरे इतने करीब देखा तो उसकी ठंडी आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने झटके से सू बिंग बिंग का हाथ हटाया और मेरी कलाई पकड़ ली। छोड़ो इसे। क्या किसी की जान लेनी है? हटो मेरे रास्ते से। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश करने की? आज तो मैं इसे जमीन में गाड़ दूंगा। सू बिंग बिंग आखिरकार सांस ले पाई और फर्श पर गिरकर बुरी तरह खांसने लगी। इस बदतमीज औरत ने मुझे ब्लैकमेल किया है। अगर आज मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। जैसे ही मैं फिर से उसकी गर्दन दबाने के लिए लपका, लियू रुयन ने मुझे पीछे खींचा और मेरे कूल्हे बट पर जोर से एक चुटकी काटी। आह! मेरे मुंह से जोर की चीख निकली। दर्द इतना था कि मेरा नशा हिरण हो गया। लियू रुयन ने मेरी ठुड्डी पकड़कर मुझे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। मैंने कुछ देर तक उसे पागलों की तरह देखा। फिर अचानक मेरा चेहरा उतर गया। दीदी, ये औरत मुझे बुली बुली कर रही है। लियू रुयन ने मेरा मासूम चेहरा देखा और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। अच्छे बच्चे बनो, मेरे साथ घर चलो। ठीक है। देर रात एक धुंधले कमरे में लियू रुयन ने मुझे दूध का गिलास पिलाया। जब मैं गहरी नींद में सो गया तो वो धीरे से नीचे झुकी और मेरे होठों को चूम लिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली मैं अभी भी तकिए में मुंह गड़ाए सो रहा था। कंबल मेरी कमर तक था जो मेरी पीठ पर मौजूद कुछ संदिग्ध निशानों को छिपा रहा था। मेरे बगल में लियू रुयन बेड से टिकी बैठी थी। वो नीचे झुककर अपनी कारीगरी देख रही थी और उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। 1 घंटे बाद मैं अभी भी नींद में था। मैं खाली नज़रों से उस अनजान कमरे और अपने नंगे शरीर को देख रहा था। क्या बकवास है? यह क्या सीन है? क्या नशे की हालत में उस औरत ने फिर से मेरा फ़ायदा उठा लिया? डर के मारे मैंने तुरंत चादर हटाकर चेक किया। शुक्र है मैं अभी भी साफ सुथरा हूं। बिस्तर पर भी कोई निशान नहीं थे। पर मेरे कपड़े कहाँ हैं? और मैं हूं कहाँ? ये कोई होटल तो नहीं लग रहा। बिस्तर के पास रखे नए कपड़े पहनकर मैं बाहर निकला। नीचे लिविंग रूम में लियू रुयन बड़े आराम से सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। जाग गए? मैं उसके पास पहुंचा। दिमाग में सवालों का पहाड़ था। मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रहा हूं? लियू रुयन ने कॉफ़ी का कप नीचे रखा। कल तुम बहुत ज़्यादा टल्ली थे और रेस्टोरेंट में तमाशा कर रहे थे। मैं वहां से गुजर रही थी तो तुम्हें यहां ले आई। तमाशा? मेरी पीने की क्षमता काफ़ी अच्छी है। मैं तमाशा कैसे कर सकता हूं? तुम्हें कुछ याद नहीं? जब मैं पहुंची तुम एक औरत का गला दबा रहे थे। तुम उसे जान से ही मार देते। मैंने पता किया है, उसका नाम सू बिंग बिंग है। तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर है? सू बिंग बिंग? मैंने याद करने की कोशिश की। मैं उसे नहीं जानता। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे सच में उस नाम का कोई अंदाज़ा नहीं था। रही बात उस लड़ाई की, तो वो सब उस कमीने जांग मिंग की वजह से हुआ था। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को वॉशरूम में घेरने की? मैंने बस बीच बचाव किया था। लियू रुयन को पता था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए उसने बात ज़्यादा नहीं बढ़ाई। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाकर सांजी जाना है बिल पे करने। कल तुम सब इतने धुत थे कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे ही कवर करना पड़ा। 1 घंटे बाद मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा था। कुछ कहना चाहता था पर हिचकिचा रहा था। दीदी, कल रात मेरे कपड़े किसने उतारे थे? कल तुमने अपने ऊपर उल्टी कर दी थी, इसलिए बटलर अंकल लू ने तुम्हारी मदद की। पास ही खड़े बटलर अंकल लू ये सुनकर जम गए। उन्हें इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता था। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल लू, मैंने कहा। बटलर ल्यू बस एक मजबूर मुस्कान दे सके। यंग मास्टर जियांग, आप बहुत दयालु हैं। खाना खाने के बाद मैं लियू रुयान की गाड़ी लेकर सांजी पहुंचा। नमस्ते सर, कल का कुल बिल 238,000 युआन है। मैंने बड़े टशन में अपने वॉलेट से इंटरनेशनल ब्लैक कार्ड निकाला और काउंटर पर टिका दिया। स्वाइप करो। आई एम वेरी सॉरी सर, आपके कार्ड में बैलेंस कम है। मजाक कर रही हो? ये इंटरनेशनल ब्लैक कार्ड है। इसकी लिमिट 50 मिलियन युआन है और तुम कह रही हो पैसे नहीं हैं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपना फ़ोन निकाला
और अकाउंट चेक किया। स्क्रीन पर 145,000 युआन का नंबर चमक रहा था, जिसे देखकर मुझे जोरों की शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर मैंने बड़ी उम्मीद से लियू रुयन की तरफ देखा और एक झूठी माफी वाली मुस्कान दी। सिस, इस बार हेल्प कर दो। लियू रुयन हल्का सा मुस्कुराई। उसने वेटर की तरफ मुड़कर कहा, इनका बिल कैंसिल कर दो और नीचे सबको बता दो कि अब से जब भी यंग मास्टर जैंग यहां आए तो सब कुछ ऑन द हाउस होगा। यह सुनकर मैं अपनी हैरानी नहीं छुपा पाया और बस मुंह फाड़कर उसे देखता रह गया। सिस, ये संजा रेस्टोरेंट। ल्यू रियुयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरा है। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला, मैंने तुरंत ब्लैक कार्ड के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को कॉल लगाया। हेलो सर। सर, कार्ड की लिमिट सच में 50 मिलियन युआन है। बस बात यह है कि कार्ड की स्पेंडिंग लिमिट लॉक कर दी गई है। आप मैक्सिमम सिर्फ 10,000 युआन ही खर्च कर सकते हैं। मैंने दांत भींचते हुए कहा, सिर्फ 10,000? क्या तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? मैंने एक ठंडी आह भरी और फोन रख दिया। कार की सीट पर पीछे झुकते हुए मैंने गुस्से में अपना मुंह फुला लिया। 10,000 युआन तो मेरे 2 दिन के खर्च के लिए भी काफी नहीं है। मेरा बड़ा भाई कितना अजीब है, उसने मेरे साथ ऐसा खेल कैसे खेला? यह सोचकर कि मैंने 50,000 युआन कैश ठुकरा दिए और बदले में यह 10,000 की लिमिट वाला ब्लैक कार्ड लिया, मुझे लगा कि मेरा बहुत बुरा कट गया है। अचानक मैं सीधा होकर बैठा और गुस्से में बोला, पैसे खर्च नहीं करने लेकिन फ्री लेबर चाहिए? इतनी मोटी खाल कहां से लाए हो भाई? आज से ये यंग मास्टर कोई आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं देने वाला। ल्यू रियुयान पास से ये सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि मैं कितना क्यूट लग रहा हूं। सच तो यह था कि कार्ड की लिमिट लॉक करने का आइडिया उसी का था। मेरा फाइनेंशियल रास्ता काटकर उसे मेरे करीब आने के और मौके मिलते। जब जैंग चैंग ने मेरा कॉल उठाया तो उसका लहजा काफी ठंडा था। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ठीक है, आज से कंपनी आओ और अपने डैड से मैनेजमेंट सीखो, अपनी बहन के साथ फाइनेंस सीखो। जब तुम खुद चीजें संभालना सीख जाओगे, मैं तुरंत तुम्हारी लिमिट बढ़ाकर 10 मिलियन कर दूंगा। अगर नहीं कर सकते तो बहस मत करो। मैं इन दिनों बहुत बिजी हूं, मेरे पास तुम्हें झेलने का वक्त नहीं है। अगर पैसे खत्म हो जाए तो मिस ल्यू से उधार ले लेना, महीने के आखिर में हिसाब कर लेंगे। अगर कार का गैस खत्म हो जाए तो घर आने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मिस ल्यू के यहां ही रुक जाओ। आखिर तुम भविष्य में परिवार ही बनने वाले हो, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फोन कटने की आवाज सुनकर मैंने मुंह बनाया। मैं ऐसे कैसे रहूंगा? उस परिवार के लिए मैं शायद फोन कार्ड टॉपअप के साथ मिलने वाला एक फ्री गिफ्ट हूं। किसी को मेरी परवाह नहीं है। ल्यू रुयन ने अपनी हंसी दबाई और मेरा सिर थपथपाया। बेचारे, डरो मत, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी सिस्टर। तुम कितनी अच्छी हो, उस खड़ूस आदमी से तो बहुत बेहतर। ल्यू रियुयान मुस्कुराई, तुम भी उस खड़ूस आदमी से बहुत बेहतर हो। मैं अपने जरूरी कार्विंग टूल्स लेने घर गया और फिर सीधा लियू रियुयान की कंपनी चला गया। उस घर में अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा था जहां मैं सुकून पा सकूं। पेरेंट्स फ्रांस चले गए थे, बड़ी बहन का अपना ही चलता रहता है और बड़ा भाई एकदम दिल फेंक और बेपरवाह है। इसीलिए मैंने कुछ दिन लियू रियन के यहां छुपने का फैसला किया। लियू रियन का ऑफिस बहुत बड़ा था। बीच में एक बड़ी ग्लास वॉल थी जो कमरे को 2 अलग स्टूडियोज में बांटती थी। स्टूडियो के अंदर एक लाउंज भी था जहां काम से थकने पर आराम किया जा सके। यह सोचकर कि वह मेरे साथ वहां वक्त बिता पाएगी, लियू रियुयान अचानक बहुत मोटिवेटेड महसूस करने लगी। बस मुझे यह अंदाजा नहीं था कि जिस दिन से मैं देश वापस आया हूं, मैं भेड़ियों की मांद में कदम रख चुका हूं। सिस्टर, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, लियू रियुयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यह ग्लास वॉल साउंड प्रूफ है, तुम बिना किसी चिंता के काम कर सकते हो। लियू रियुयान उस ग्लास के पार काम कर रहे मेरे चेहरे को देख रही थी और उसके होंठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। सीईओ लियू, 11 बज चुके हैं, आज लंच का क्या अरेंजमेंट है? सेक्रेटरी ने ग्लास के पीछे मुझे देखा, लेकिन वह लियू रियन के इरादों को भांप नहीं पाई। टम व्रे को इन्फॉर्म करो, उनसे कहो कि रोज अपनी स्पेशलिटी डिशेस यहां भिजवाए। अब से लंच ऑफिस में ही होगा। यस, सीईओ लियू, अभी अरेंज करती हूं। उसके बाद लियू रुयन के प्रेशर में आकर सेक्रेटरी को ऑफिस से बाहर जाना पड़ा। अगले दिन जनरल मैनेजर के असिस्टेंट को एक आदमी से रिप्लेस कर दिया गया।
यहां तक कि बाहर बैठी पांचों खूबसूरत सेक्रेटरीज की जगह भी आदमियों को रख लिया गया, और वो भी ऐसे आदमी जो कोल्ड स्टील की तरह स्ट्रेट थे, इतने स्ट्रेट कि उन्हें मोड़ना मुमकिन ही नहीं था। हाँ, बाहर सबको बदल क्यों दिया गया? लियू रुयन ने बड़ी सहजता से कहा। उन सब ने फैसला किया कि उन्हें घर जाकर बच्चे संभालने हैं। अच्छा, वैसे क्या तुम्हारा डिजाइन ड्राफ्ट खत्म हो गया? मैंने सिर हिलाया। आज स्केच पूरा कर लिया, बस कुछ डिटेल्स बाकी हैं। बहुत अच्छे, लियू रुयन ने दिल से तारीफ की। ओ राइट, मेरी सब्सिडियरी कंपनी में एक मीटिंग है। तुम्हें कुछ चाहिए तो बाहर सेक्रेटरी से बोल देना। मैंने सिर हिलाया। सिस्टर, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। लियू रुयन खड़ी हुई और फाइल्स समेटने लगी। शायद मौसम बदल रहा है, इसलिए। तुम अपना काम करो, मैं लंच के लिए वापस आ जाऊंगी। मैं कहने ही वाला था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लियू रियन अपना कोट उठाकर बाहर जा चुकी थी। मैं करीब 2 घंटे तक ऑफिस में काम करता रहा और आखिरकार डिजाइन की डिटेल्स पूरी कर ली। लेकिन मेरे सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मैंने पेंट्स तो खरीदे ही नहीं थे। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरा दिमाग भी कहाँ है? मैं इतनी जरूरी चीज कैसे भूल गया? अभी वक्त था तो मैंने सोचा पास से ही खरीद लाता हूं। जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, मुझे एक पढ़ा लिखा सा दिखने वाला आदमी दिखा। वह शी जिन युन था, लियू रियुयान के पीछे पड़ा रहने वाला एक और आशिक। रिसेप्शन वाली लड़की उसके हाथ में फूलों का बुके देखकर परेशान लग रही थी। सर प्लीज हमें मुश्किल में मत डालिए, कंपनी के रूल्स हैं। आपको पहले सीईओ लियू से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी। यह सुनकर शी जिन युन का चेहरा उतर गया। अगर उसके पास लियू रियुयान का नंबर होता तो वह यह सब क्यों करता? तो फिर तुम्हारी सीईओ कब तक वापस आएंगी? हमें नहीं पता, उनका शेड्यूल उनके असिस्टेंट देखते हैं। शीजिन यून बेबस महसूस कर रहा था। वह मुड़ने ही वाला था कि उसने मुझे एलिवेटर से निकलते देखा। यंग मास्टर जैंग? मैं रुका। तुम मुझे जानते हो? शीजिन यून पास आया और हाथ आगे बढ़ाया। मैं उस रात चैरिटी डिनर में था। अच्छा, वैसा है। पर मुझे तुम जैसे सफल लोगों के सोशल एटिकेट की आदत नहीं है, तो हैंडशेक रहने देते हैं। ही, मैंने सुना था कि यंग मास्टर जेंग काफी बेबाक इंसान है। आज मिलकर यकीन हो गया कि आप सच में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। चापलूसी बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा और सीईओ लियू का जो भी रिश्ता है वह तुम्हारा बिजनेस नहीं है। मुझे सच में शी जिन युन का यह बनावटी अंदाज पसंद नहीं आया। मुझसे क्या चाहते हो? मैं सीईओ लियू से जरूरी बात करने आया हूं, बस पता नहीं वह कब लौटेंगी। उसने एक सवाल उछाल दिया। अगर मुझे लियू रियुयान के शेड्यूल का पता होता तो यह साबित हो जाता कि हमारा रिश्ता कुछ खास है। मैं कोई उसके पेट का कीड़ा नहीं हूं। मुझे कैसे पता होगा? यह कहकर मैंने उसके हाथ में मौजूद फूलों को देखा। लगता है तुम उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हो। समझ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मैंने उसके हाथ से बुके छीन लिया और अंदर की तरफ चल दिया। ये उनकी तरफ से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब तुम घर जाओ। शीजिन युन मेरी इस हरकत से दंग रह गया। हे यंग मास्टर जैंग! वह तुरंत मेरे पीछे भागा। वो मेरे फूल हैं। एलिवेटर बंद होने से पहले वह अंदर घुस गया। तुम ऊपर क्यों आ रहे हो? मैं बटन दबाने ही वाला था कि उसने हाथ अड़ा दिया। यंग मास्टर जंग, इतनी जल्दी क्या है? हम दोनों मर्द हैं। तुम्हारे बड़े भाई के साथ मेरे बिजनेस रिलेशंस हैं। हम अजनबी नहीं हैं। मेरा दिल नफरत से भर गया। यह कैसा नमूना है? मेरे बड़े भाई की होने वाली पत्नी के लिए मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है। क्या इसे लगता है कि मुझ जैसा प्रोफेशनल आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइडर बेकार है? एलिवेटर से बाहर निकलते ही शीजिन युन ने सामने काम कर रहे मेल सेक्रेटरीज को देखा और उसे लगा कि वह गलत जगह आ गया है। सुना था कि लियू रुयन मर्दों को पास नहीं फटकने देती, तो फिर ये इतने सारे मेल सेक्रेटरीज क्या कर रहे हैं? मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा ऑफिस में घुस गया। शीजिन युन पीछे आने ही वाला था कि एक मेल सेक्रेटरी ने उसे रोक दिया। आई एम वेरी सॉरी सर, सीईओ लियू की परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शीजिन युन की बोलती बंद हो गई। उसका सिर फटने को था। उसने बिना सोचे एक बेवकूफी भरा सवाल कर दिया। तो फिर उसे अंदर क्यों जाने दिया? सेक्रेटरी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अगर वह अंदर गया है तो जाहिर है सीईओ ने उसे अलाउ किया होगा।
बाहर से बिजनेस एलीट दिखता है, पर इतनी छोटी बात समझ नहीं आती। ऑफिस के अंदर मैं आराम से लियू रियुआन की चेयर पर बैठ गया, धीरे से अपना फोन निकाला और एक जाना पहचाना नंबर डायल किया। सीईओ जैंग, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारा सौतन द राइवल आ गया है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, चुपचाप अपनी बीवी को हाथ से जाते हुए देखो। दूसरा, अपनी बला टालने के लिए पैसे खर्च करो और शांति बनाए रखो। लेकिन जंग चांग ने बस ठंडेपन से कहा, इसे खुद हैंडल करो, और फोन काट दिया। कंजूस कहीं का। मैंने गुस्से में फोन टेबल पर पटका। एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता और चाहता है कि मैं उसके दुश्मनों को भगाता रहूं। डैमन इट, नॉक ऑन वुड। अपनी जुबान फिसलते देख मैंने तुरंत हाथ जोड़े और पश्चिम की तरफ झुक। अगर दूसरे ना शांत। मैंने दूर से ही अपनी मां की आत्मा को मनाने की कोशिश की। फिर मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और दांत भींचकर बुदबुदाया। यह तो वही बात हो गई कि राजा को फिक्र नहीं और वजीर बावला हुआ जा रहा है। मैंने इसे इग्नोर करने का फैसला किया। वैसे भी बीवी मेरी थोड़ी ही हाथ से जा रही थी। जब तक लियू रुयन अपनी मीटिंग खत्म करके वापस कंपनी पहुंची, दोपहर हो चुकी थी। शी जिंग युन को ऑफिस के बाहर इंतजार करते देख लियू रुयन के चेहरे के हाव भाव एकदम ठंडे पड़ गए। किसी और की कंपनी में बिना इजाजत घुस आना। मिस्टर शी, शायद आप नियमों से कुछ ज्यादा ही अनजान हैं। लियू रुआन की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। शी जिंग युन बिल्कुल नहीं डरा, वह बस मुस्कुराया। मिस लियू, मैंने अंकल लियू से सुना है कि वेंचर कैपिटल की दुनिया में आपकी उपलब्धियां बहुत सम्मानजनक हैं। मैंने भी फाइनेंस की पढ़ाई की है। कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अगर कोई मुद्दा है तो सीधे मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट करें। मुझे लियू रियुआन को पर्सनल कनेक्शंस की जरूरत नहीं है और मैं आपकी हरकतों से अपनी बुद्धि का अंदाजा नहीं लगाती। इतनी बेरहमी से रिजेक्ट होने के बाद शी जिंग युन थोड़ा उदास तो हुआ, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। इसके उलट उसके अंदर उसे जीतने का जुनून और बढ़ गया। मिस लियू, गलत मत समझिए। तभी एलिवेटर की आवाज आई। एक एम्प्लॉय खाना लेकर पहुंचा था। सीईओ लियू, खाना तैयार है। आपके निर्देशानुसार हेड शेफ ने इसे खुद बनाया है। लियू और युयान ने बस एक नजर थर्मल कंटेनर पर डाली और अपने असिस्टेंट को निर्देश दिया, इसे अंदर ले आओ। असिस्टेंट ने खाना लिया और ऑफिस के अंदर जाकर मेज पर एक एक करके डिशेस सजाने लगा। शी जिंग युन ने दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। इतना सारा खाना देखकर उसे शक हुआ। क्या अंदर उस जंग परिवार के लड़के के अलावा कोई और भी है? अगर नहीं, तो क्या वे दोनों अकेले कमरे में हैं? वह पागलों की तरह जवाब जानना चाहता था। अब आप जा सकते हैं, लियू रियन ने बिना किसी शिष्टाचार के उसे जाने को कह दिया। यह मत सोचिए कि लियू हुआइवॉन आपके लिए साजिशें रच रहा है तो आप मेरी हरकतों को जज कर सकते हैं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। जैसे ही लियू रुयन अंदर जाने के लिए मुड़ी, शी जिंग युन ने तुरंत कहा, मिस लियू, मैं आपके ऑफिस में कुछ भूल गया हूं। लियू रुयन रुकी। उसकी तीखी नजर अपने सेक्रेटरी पर पड़ी। मैडम, ये सज्जन ऑफिस के अंदर एक कदम भी नहीं गए हैं। सेक्रेटरी ने तुरंत सफाई दी। उसे अपनी नौकरी प्यारी थी। वह फूलों का एक गुलदस्ता है। शी जिंग युन एक कदम आगे बढ़ा। वह हार मानने वालों में से नहीं था। तभी सेक्रेटरी को याद आया, यंग मास्टर जेंग आज नीचे गए थे। जब वह वापस आए तो उनके हाथ में सच में एक बुके था। यह सुनकर शी जिंग युन के चेहरे पर चमक आ गई। वह बुके मेरा है, मैं मिस लियू को देना चाहता था। यंग मास्टर जेंग ने आपकी तरफ से इसे स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि वह आपको दे देंगे। क्या मिस लियू इसे स्वीकार करेंगी? लियू रियुआन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और ऑफिस के अंदर कदम रखा। शी जिंग युन भी पीछे पीछे अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखों में जैसे आग लग गई। उसका वह बुके, जिसे उसने आज सुबह इतनी मेहनत से चुना था, अब सिर्फ कुछ खाली डंडियां बचा था। उसने देखा कि मैं सिर झुकाए किसी चीज में पूरी तरह मशगूल था। लियू रुआन की सख्त नजरें मुझे देखते ही नरम पड़ गईं। क्या कर रहे हो? आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखा। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैं रंग बना रहा हूं, बस खत्म ही होने वाला है। लियू रुआन ने मेज पर बिखरी हुई फूलों की पंखुड़ियों को देखा। ये फूल कहां से आए? ये जनाब लाए थे। मैंने दरवाजे पर खड़े शी जिन युन की तरफ इशारा किया, जिसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था।
मैं आज रंग, पेंट्स खरीदना भूल गया था। बस नीचे जाने ही वाला था कि ये फूल लेकर आ गए, एकदम सही समय पर। मैंने सोचा वैसे भी ये फेंक ही दिए जाएंगे, तो क्यों ना इन्हें काम में लाया जाए। तुम सच में हर चीज का इस्तेमाल करना जानते हो। लियो रुयन ने मेरी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सी जिंग यून को लगा जैसे उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। यंग मास्टर जैंग, क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया? मैंने बस एक फीकी मुस्कान दी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, लियो रुयन ने आदेश दिया, असिस्टेंट फैंग, मिस्टर शी को 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। मैं यह बुके खरीद रही हूं। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर नरमी से पूछा, क्या पंखुड़ियां काफी हैं? अगर नहीं तो असिस्टेंट और मंगवा देगा। काफी है, मैंने रंग बना लिया है। मैं बस थोड़ी देर में पेंटिंग शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो हाथ धो लो और खाना खाते हैं। आज का खाना हेड शेफ ने बनाया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। शीजिंग युन ने ल्यूरुआन के चेहरे पर वह नरमी देखी जो पहले कभी नहीं थी। उसे अपना जवाब मिल चुका था। तभी मैंने उसकी तरफ एक उकसाने वाली नजर डाली। मिस लियू के रखवाले के तौर पर मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं। मिस लियू मेरे बड़े भाई की अमानत है। आपके पास कोई मौका नहीं है, अब आप जा सकते हैं। शी जिंग युन मुझे घूरते हुए नफरत के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे जाता देख मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। बस अफसोस इस बात का था कि मैं अपनी होने वाली भाभी के दीवानों को भगा रहा था और मेरा भाई इसके लिए मुझे पैसे भी नहीं दे रहा था। मेरी किस्मत ही खराब है। खैर, 4 दिन तक बिना सोए जागे काम करने के बाद वह चंदन का कलश URN आखिरकार तैयार था। उस क्लासी और शानदार चीज को देखकर मुझे खुद पर गर्व हुआ। परफेक्ट, कल की बर्थडे पार्टी में डैड को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। मैंने उसे लपेटा और खिड़की के बाहर देखा। लियू रुयन अभी भी काम में डूबी हुई थी। वह सच में बहुत बिजी रहती थी। मैंने सोचा उसे डिस्टर्ब नहीं करता और मेज पर बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों को देखने लगा। तभी मुझे एक आइडिया आया। जब तक लियू रुयन ने अपना काम खत्म किया, रात के 8 बज चुके थे। काफी देर हो गई है, अब आराम करते हैं। उसकी आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखा। मेरी नजरें उसकी गहरी आंखों से टकराईं और मेरा दिल अचानक जोर से धड़का। पता नहीं क्यों, आजकल उसे देखकर एक अजीब सा एहसास होता था। बस खत्म हो गया दीदी। मैंने अपनी नजरें हटाईं और जल्दी से आखिरी टच दिया। फिर मैंने एक नक्काशीदार ब्रेसलेट, कंगन, उसकी तरफ बढ़ाया। दीदी, ये आपके लिए है। ल्यूरुआन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने वह कंगन लिया। वह बहुत ही सफाई से तराशा गया था। ये लकड़ी के कुछ टुकड़े बच गए थे तो मैंने यह बना दिया। थोड़ा साधारण है, पर अगर आपको पसंद ना आए तो बाद में अच्छे मटेरियल से दूसरा बना दूंगा। यह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। इस पर कुछ लिखा भी है। उसने करीब से देखा। ये कौन से अक्षर हैं? ये 6 अक्षरों का महामंत्र है जो शांति और सौभाग्य का प्रतीक है। लियू रुयन मुस्कुराई और कंगन पहन लिया। फिर उसने एक अर्थपूर्ण नजर से मेरी तरफ देखा। तो बताओ, क्या मेरी लव लाइफ भी सुखद होगी? बिल्कुल होगी, मैंने अपनी छाती ठोककर कहा। भविष्य में आप हमारे परिवार की बड़ी बहू जो बनेंगी। अगले ही पल लियू रुयन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों की नरमी गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी ठंडक ने ले ली। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। मैंने सोचा शायद कुछ कमी रह गई, तो मैंने एक और लाइन जोड़ दी। चिंता मत कीजिए, जब आप और मेरे बड़े भाई की शादी होगी तो मैं आपको एक बड़ा तोहफा दूंगा। लियू रुयन ने दांत भींचकर बस इतना कहा, ठीक है, मुझे भी इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। मुझे डर लगने लगा था। दीदी, बहुत रात हो गई है, चलिए यहां से चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, लोगों की एक भीड़ ने हमें घेर लिया।